तो आज का दिन काफ़ी अहम है और आज अक्षय तृतीया का पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। असल में क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर इतनी गिरावट, इतनी निराशा हो चुकी है कि उसमें अच्छी चीज़ें अब ढूंढनी पड़ रही हैं। अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत शुभ हो। कई बार ऐसे कहा जाता है कि कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें मुहूर्त ही नहीं देखा ना पड़ता, तो कुछ वैसा ही आज अक्षय तृतीया का है। आज शुभ मुहूर्त है और आज कुछ गिफ्ट निफ्टी भी आपको वही दिखा रहा है, शुभ घड़ी दिखा रहा है। हरा निशान देखे अब तो आंखें भी तरस गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आज शुक्रवार का दिन, अक्षय तृतीया का दिन और गिफ्ट निफ्टी का जो दिन है यानी कि जो हरे निशान में दिख रहा है, ये आपके लिए मंगल बेला लेके आए, ये आपके लिए काफ़ी शुभ हो। तो खैर मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहेंगे, अगले 2.5 घंटे हम मेहमानों को जोड़ लेंगे अपने साथ। और जो लगातार मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, जहां से सोचना शुरू करते हैं कि बस यहीं से बॉटम बन रहा है और बाजार चलेगा, वहीं से ही बाजार आपको फंसा रहा है। अगर पिछले 2 दिन से आदमी ये सोच रहे हैं तो 2 दिन से तो ज़्यादा सीवियर तरीके से टूट रहा है मार्केट। खैर हम आगे बढ़ेंगे, पहले 4 विंडो ले आते हैं आपके लिए ताकि आप मोटा मोटी आंकलन ये कर पाएँ कि आज के अहम चीज़ें क्या हैं। फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर ग्लोबल मार्केट्स और नंबर्स, सिंस, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। पहले 4 विंडो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। डाउ में लगातार 7वें दिन तेज़ी है, हमारे यहाँ पे लगातार 7वां दिन आने को है जब बिकवाली है। तो ये डाइवर्जेंस जो है यूएस वर्सेस इंडिया का, ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, 22,150 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। कल हमने 22,000 के नीचे क्लोज किया है, तो क्या आज हम 22,000 को रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं? क्या कुछ और ऐसा सिग्नल है कि जिससे और फ़र्क पड़ेगा? ये सब हम चर्चा करने जाएंगे। एफआईज की 6 दिनों से लगातार बिकवाली है और उन्होंने करीब 22,000 करोड़ का माल बेच दिया। ये जो नंबर लिखा हुआ है सिर्फ कैश का नंबर लिखा है, अगर मैं इसमें फ्यूचर्स वगैरह का नंबर जोड़ दूं तो और गंभीर हो जाएगा। और अगर लॉन्ग होल्डिंग्स का नंबर जोड़ दूं तो आपको सुन के भी हैरानी होगी कि आज उनकी होल्डिंग्स आज तक, इस समय तक करीब 33% है, यानी कि भारत में वो मेजॉरिटी हिस्सा शॉर्ट करके बैठे हैं और सिर्फ माइनॉरिटी हिस्सा लॉन्ग करके बैठे हैं। बीपीसीएल, सूर्योदय, एसएफबी के अच्छे नतीजे आए, एमजीएल से निराशा है, क्या वजह बनी, ये सब कुछ आपके सामने होगा। और इसके अलावा टाटा मोटर्स, आयशर के आज नंबर्स हैं। ऑलरेडी सृष्टि ने ही आपको बताया था कि नंबर्स कैसे रहेंगे। जब मैं सुन रहा था तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये थी कि दोनों के नंबर्स ठीक आ सकते हैं। आज इनके नतीजे आएंगे, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। ये 4 विंडो के साथ हम आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अक्षय तृतीया की आपको पहले से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ही चलेगा। सृष्टि जी हाँ, अक्षय तृतीया की डिम्पी आपको और हमारे सभी दर्शकों को बधाई। पर अभिषेक, आज हम खुश इसलिए भी हैं क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के संकेत है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं और शायद उसी के चलते आप देखिए जो गिफ्ट निफ्टी से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो जो अभी फिलहाल एक हरा निशान दिख रहा है हमें निफ्टी 50 यानी गिफ्ट निफ्टी में, वो अच्छा महसूस करवा रहा है आज मॉर्निंग में। सृष्टि, लेकिन दिक्कत ये है कि फॉलो करे तब तो हाँ, ये हो नहीं रहा है क्योंकि डाउ तो लगातार 7वें सत्र में चढ़ गया। गिफ्ट निफ्टी को भी हमने कई सत्र में देखा कि अच्छा ओपनिंग वहां से अच्छी निकल के आती है, लेकिन बाजार फिर रिवर्स कर जाता है। तो टेंशन बस ये है, अदरवाइज तो आज संकेत अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही है। डाउ करीब करीब 300 अंक चढ़ा है और 300 अंक चढ़ के बंद हुआ है। लगातार 7वां सत्र है ये तेजी का। और अप्रैल के बाद पहली बार S&P 500 है वो है 5,200 के ऊपर बंद हुआ है, तो वहां से भी हम देख रहे हैं कि संकेत ठीक ठाक ही है। अच्छा, यूएस में जो वीकली बेरोजगारी दावा के जो आंकड़े आए थे वो आए हैं 2.31 लाख पर और अगस्त 2023 के ऊपरी स्तर पर है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कंफर्ट ये बढ़ा है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद उम्मीद हमें अब करनी चाहिए कि यूएस फेड रेट कट करे इस साल में। कब करेगा इसको लेकर प्रश्न जरूर है, लेकिन करेगा शायद, इसकी उम्मीद अब जाके बढ़ रही है। और इस आंकड़े के चलते ही, बेरोजगारी दावा के आंकड़े के चलते ही जो बॉन्ड यील्ड है वहां पर भी नरमी हमने देखी है। आज भी ढेर सारे फेड ऑफिशियल्स जिसमें कि नील कश्करी भी शामिल हैं और भी कई लोग शामिल हैं जिनके आज स्टेटमेंट हम आते हुए देखेंगे, तो वहां से देखना होगा। इसके अलावा फेड गवर्नर माइकल बोवेन वो भी अपना अपीयरेंस देंगे, तो नजर रहेगी कि उनके स्टेटमेंट कैसे निकल के आते हैं और रेट कट को लेकर संकेत क्या मिलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर डाउ से, S&P से, नेस्डेक से संकेत ठीक है। डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की तेजी, नेस्डेक फ्यूचर में भी हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम एशिया की बात करें तो आप हांगकांग के बाजार को देखिए, वो पहुंच गया है 9 महीने की ऊपरी स्तर पर। तो एशिया में भी हम देख रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट से वो भी क्यूज ले रहे हैं और
वहाँ के बाज़ारों में भी आप चाहे जापान का बाज़ार देखिए, चाहे कोरिया का बाज़ार देखिए या हांगकांग के बाज़ार देखिए, वहाँ पर भी मजबूती के ही संकेत आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। जापान और हांगकांग के बाज़ार में 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती है। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब आप देखिए इस वक्त 58 अंक ऊपर है, 60 अंक के आसपास की तेजी है, 22,134 के आसपास है। लेकिन मन में टेंशन बस यही है कि हम संकेत तो यहां से ठीक देखते हैं, लेकिन हमारे बाजार में वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, वहां पर वो ट्रांसमिट सही से नहीं हो पाता है। ये एक दिक्कत रही है बाजारों की भी। लेकिन चलिए, आज उम्मीद वैसे करनी चाहिए। आज बहुत ज़्यादा नतीजों के फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट वाली खबरें कम हैं, शायद झटके भी कम लगेंगे और 5 सत्र के आसपास की गिरावट बाजार में हो गई है। विक्स भी 18 का। देखना होगा कि आज बाजार की शुरुआत किस तरह की होती है और उसके बाद किस तरह की चाल रहती है। लेकिन अगर क्रूड की बात कर लें, क्रूड में थोड़ी सी तेजी बढ़ी है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है कच्चे तेल की, और उसके चलते देखने की ब्रेंट के जो दाम है $84 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं। सोने की बात करें तो जो उम्मीदें हैं रेट कट को लेकर अमेरिका में यूएस फेड की तरफ से, उसके चलते सोने में भी उछाल है और कॉमेक्स प्रभाव है $2360 के आसपास। तो एशिया से संकेत अच्छे हैं, यूएस से संकेत अच्छे हैं, गिफ्ट निफ्टी से संकेत अच्छे हैं, ये सारी चीजें ठीक ठाक हैं। लेकिन अगेन वही एफआईएस को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। बाजार लगातार गिर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग हैं तो क्या करें, शॉर्ट हैं तो क्या करें, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग के साथ। जैसा कि डिम्पी बता रहे थे कि 33% के आसपास आ गया है। डिम्पी, कितनी चिंताएं बढ़ गई हैं एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर कैश के भी अगर आंकड़ों को देखेंगे तो मई में अब तक 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग हो गई है। कल भी कैश में 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है एफआईएस की, और डीआईएस की करीब करीब 5,500-6,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। देखिए अभिषेक, मैं इसको 2 हिस्सों से लेता हूं। आप इसमें पॉजिटिव ढूंढना चाहे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव ढूंढना चाहे तो नेगेटिव। एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। जैसे आप मान लीजिए गए हैं कहीं किसी डॉक्टर के पास, उसने बोला कि 3 इंजेक्शन लगेंगे, आपको 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, तो आप इसको पॉजिटिव मानेंगे कि नेगेटिव मानेंगे? 1 इंजेक्शन अभी आपको और लगना बाकी है और आप इंजेक्शन से डरते हैं, हाँ ये बात भी ध्यान रखना। तो आप ऐसे ही समझो, इस समय की स्थिति यही है। बाजार को जो पैनिक आना, वो पैनिक आया है। ये पैनिक एफआईएस के नंबर के हिसाब से मैं क्यों इंजेक्शन वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये 20 तक ही जाएंगे, ये 18-20 से नीचे नहीं जाएंगे। भारत जैसी कंट्री जो कि सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंट्री है, उसमें एफआईएस के बहुत बड़ी पोजीशंस को हटा देंगे, ऐसा नहीं है। ये 1 मिनट के बाद आप दिखाना निफ्टी वाला चार्ट जो मैं अभी आपको बोलूँगा। पहले आप एफआईएस के नंबर ही रखो स्क्रीन पर। इसमें क्या उन्होंने 33% पे आ गए, 20% तक ही वो जाएंगे। यानी कि जाने को कितने पॉइंट्स है? 13 पॉइंट। और आने को वो कहाँ तक जाते हैं? वैसे अगर सब कुछ ठीक रहे हो, सब कुछ उनके मुताबिक हो, तो 65 से 70% तक वो एवरेज में चले जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा ला सकते हैं कि हमारे पास खोने के लिए 10-15 पॉइंट है और पाने के लिए बड़ा पॉइंट है। ये मैं आपको सिल्वर लाइनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट को पनिशमेंट तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस बीच अभी सृष्टि ने कहा कि ताबड़तोड़ डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि पिछले 10-15 दिनों से अगर डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं तो फिर बाजार गिर क्यों रहा है? क्योंकि बाजार के अंदर वो सिल्वर लाइनिंग ही नहीं है डीआईएस के पास। डीआईएस कैश में तो खरीद रहे हैं, लेकिन डीआईएस नेट में, वो भी होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अगर आप मेरे से पूछेंगे, कल 19,000 करोड़ का नंबर आया, आपने हाई बनाया, एसआईपी का रिकॉर्ड नंबर आया, लेकिन कल ही तो बाजार टूटा। और इत्तेफाकन देखिए कि उस 19,000 के नंबर आने के बाद फिर बाजार टूटा। तो डीआईएस को आप अभी इतनी गंभीरता से भी ना लें। एक्चुअली में डीआईएस इस समय न्यूट्रल फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, बाजार को बचा नहीं सकते, वो बाजार को बचाना ही नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि ठीक है, जो करेक्शन हो जाए। ये नंबर्स में साफ साफ दिख रहा है, पहला पॉइंट तो, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कल थोड़ा बहुत उन्होंने आके खरीदा है, वो भी 22,000 के आसपास आके खरीदा होगा। आई होप 2% का, क्योंकि गेन उनकी हमको होल्डिंग्स में दिखा है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, ये जैसे मैंने एग्जांपल के लगा, आप इसको अच्छा इसलिए समझ सकते हैं कि अब आपने बहुत बड़ा हिस्सा दर्द का झेल लिया, छोटा सा हिस्सा बाकी रह गया है। बुरा आप इसलिए मान सकते हैं कि बिना एफआईएस के आप बार बार उम्मीद करते हैं कि बाजार चल जाएगा, लेकिन वो चलता नहीं है। आपने कल सोचा कि नहीं अब तो बॉटम बन गया, भाई मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बॉटम पे ले रहा हूँ, कल ही पनिशमेंट मिल गई। एक ही दिन लगा आपको पनिशमेंट देने में। अगर आपने परसों ये सोचा कि नहीं अब तो भाई बाजार बहुत गिर गया, अब तो बस मैं ले ही लेता हूँ, फिर से पनिशमेंट मिली। तो पिछले 3 दिन से लोग जो मन की बात मान रहे हैं ना, वो वही दिक्कत में है। और जो लेवल्स और डाटा की बात मान रहे हैं, वो अभी भी सुखी है, क्योंकि वो ले ही नहीं पा रहे, उनको कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा लेने का। बस ये पॉइंट्स है। मैं फिर से बोलूँगा, आप
इतने भी ना डरिए घबराइए, बट हाँ फिर भी इसको रेगुलरली वॉच कीजिए, ये बड़ी कंसर्न की चीज़ है। ठीक है, रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और रेगुलरली इसको वॉच करना भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नीचे चलेगी रिटेल होल्डिंग। तो बस वही है कि देखने का नज़रिया आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपना, कि आप इसको देखना कैसे चाहते हैं। लेकिन अगर हम बाज़ार की बात करें, कल 22,000 का भी आंकड़ा बाज़ार ने तोड़ा। क्लोजिंग भी हमने उसकी नीचे की ही देखी, 21,950 के आसपास की। 350 अंकों की भारी भरकम गिरावट निफ्टी में रही। सेंसेक्स की बात कर लें तो 1000 अंकों की गिरावट। डिम्पी, अगर निफ्टी की बात करें, अब तो नीचे वाले सपोर्ट्स भी ढेर सारे कटे हैं, तो जो लॉन्ग वाले हैं वो क्या करें? निश्चित तौर पर कल वाला सत्र खास तौर पर कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला रहा होगा। यहाँ से क्या और नीचे जाता हुआ देख रहे हैं? लॉन्ग वाले करें क्या? और जिसको फ्रेश लॉन्ग करना है, बाजार में अभी थोड़ा सा वेट और कर लें, सही लेवल्स का इंतजार और कर लें अभी? देखिए, मैं आपको बहुत सही से सीधा सीधा जवाब देता हूँ। हमने 22,400 का एक पहले एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था आपको, 2 स्टॉप लॉस दिए थे 22,200 और 22,000, एक ही दिन में साफ हो गए। ये जो चार्ट अभी फायर किया प्रोड्यूसर साहब ने, बिल्कुल सही समय पर है। मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ। ये जो आप ब्लू लाइन अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं ना, ये 50 दिन की एवरेज है, ये हमने खो दी। इससे पहले आप मेरे को कभी भी बता दीजिए 2024 के अंदर इस लाइन को कभी हमने ब्रेक किया हो तो। हाँ, अगर ब्रेक हुई भी है तो सेकेंड डे ही रिपेयर हो गई, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो रिपेयर हो गई है। हमने कल उसको ब्रेक किया, आज हमारे पास वो 24 घंटे हैं, बड़े क्रिटिकल हैं। अगर आज में इसको हमने रिपेयर कर लिया, अच्छा रिपेयरिंग कहाँ तक चाहिए आपको? रिपेयरिंग चाहिए कम से कम 150 से 200 पॉइंट की। अगर आज आप निफ्टी 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी करके ले आते हो तो मैं बोलूँगा ये जो डैमेज आप बिल्कुल इस तरफ लास्ट में देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यही कैंडल है जो कल आपको तोड़ के गई थी। आप 22,000 के सपोर्ट पे आके खड़े होते, 22,200 गया तो सीधा 22,000 को आपने टेस्ट करवा दिया। बस ये एक बार पहले भी हो चुका है और इससे एक बार पहले भी हो चुका है, लेकिन ये सेकेंड डे ही मार्केट पुल बैक ले आता था। तो आपको मैंने चार्ट दिखाने की वजह आज समय लेके इसलिए बताया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब आपने पूछा कि कोई ट्रेड करना चाहिए। देखिए, 3 हिस्सों के स्टॉप लॉस जाने के बाद कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आप क्या करें, जब तक मार्केट सेटल नहीं होगा तब तक थोड़ा शांति बनाए रखें। इंट्राडे आपको लग रहा है कि पोजीशन आज मेरा दिन बन सकता है, आज अक्षय तृतीया है, मार्केट ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, मैं एक पुल बैक लेना चाहता हूँ, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, ज़रूर लो, लेकिन वो इंट्राडे के हिसाब से लो। आज का स्टॉप लॉस डालो, आज का टारगेट डालो। आज का स्टॉप लॉस क्या? 21,800। आज का टारगेट क्या? 22,200। तो इसी बैंड में आप काम करो और आज में करो और आज में फ्री हो जाओ। आप इसको भी कैरी मत करो और बड़ी पोजीशंस ना लो, ठीक है? तो ये मोटा मोटी ट्रेड हमने आपके सामने रखा है। बड़ी पोजीशन या सीरीज़ के हिसाब से पोजीशंस बनाने के लिए बाजार को ठीक तो होना पड़ेगा। आप कमज़ोर आदमी के ऊपर बैटिंग करेंगे तो आपको कहाँ नदी पार कराएगा? वो तो खुद ही नहीं पार कर पा रहा, आपको कैसे पार कराएगा? ठीक, तो पहले एक बार इसको हील हो जाने दीजिए, ठीक हो जाने दीजिए, फिर आइएगा मार्केट के अंदर। इसलिए किसी को आज का फैक्टर का काम करना है, वो मैंने टारगेट स्टॉप लॉस आपको आज के बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, जो कुछ बहादुर बाजार में डट के शॉर्ट के मौके खोजते हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर फायदे के सौदे साबित हुए हैं। डिम्पी, फ्रेश शॉर्टिंग अगर किसी को करनी हो, क्या अभी भी मौके हैं उनको? और शॉर्ट वाले क्या अपने पोजीशन को कैरी करें? देखिए, शॉर्ट्स के लिए अभिषेक मैं आपको 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं कि आपने तो शॉर्ट्स के लिए मना किया था, जिस दिन से आप मना कर रहे हैं उसी दिन से तो बाजार गिर रहा है, तो फिर शॉर्ट आपने क्यों मना किया? हमको क्यों नहीं शॉर्ट करने दिया मार्केट को? मैं वजह आपको बताता हूँ। बाजार खुलने से पहले और बाजार खुलने के बाद की यथास्थिति अलग होती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा तो सिर्फ 3 दिन का मार्केट का डाटा उठा के देख लो। आप 3 दिन से गैप अप कर रहे हो बॉस। आप कल भी आपके पास गैप था, उसके परसों उससे पहले भी एक बार गैप, आज फिर आपके पास गैप है। और अभी आपने भी खुद से बोला कि हरा निशान तो है लेकिन चले तो सही। आपके भी मन में तो यही डाउट है ना। इसलिए बाजार खुलने से पहले का डाटा अलग होता है, बाजार खुलने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डाटा की, यानी कि जो शॉर्टिंग हो रही है, वो एक अलग लेवल पे हो रही है। कल भी बाजार पहले 15 मिनट में कहाँ दिक्कत में था, 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी था, उसके बाद बैंक निफ्टी को झटका लगा और वो नीचे आया। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा शॉर्ट करने वालों को। जब बाजार खुले और डाटा के मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट की और तभी वो शॉर्ट करें। अदरवाइज बाजार खुलने से पहले अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे को दिख रहा है, और वो दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आप काफ़ी वीक हो चुके हो। इसलिए हाँ, बाजार खुलने के बाद अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बाजार के अंदर डाटा वीक हो रहा है, मैं तो आपको बताता हूँ
और खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ कि देखिए 500 लोग नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, 200 लोग ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे करके मैं आपके सामने क्लियर रखता हूँ सारे डाटा, और ऑप्शंस का डाटा के साथ सब कुछ भी रखता हूँ। तो फिलहाल ओपनिंग जब तक बाजार खुलता नहीं है, डाटा मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, तब तक शॉर्ट करने के लिए मना है। खुल जाए उसके बाद तब देखेंगे। आप बैंक निफ्टी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल वहाँ पे भी कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं थे। हालांकि एसबीआई के नतीजे भी आए, पर वहाँ पे अच्छे नतीजों के बावजूद भी ना एसबीआई और ना ही अन्य पीएसयू काउंटर से कुछ सपोर्ट मिला। आज किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग के मौके तलाशें, कोई लेवल सामने आ रहे हैं? देखिए सृष्टि, जब भी आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो आप 3-4 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। पहला उसका पुट कॉल रेशियो क्या कहता है, दूसरा उसमें एफआईज ने कितना काम किया, तीसरा उसमें कंट्रीब्यूशन क्या कहता है। सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, सिर्फ एक पीसीआर को छोड़ के। अगर मैं 5 पैरामीटर्स पे बैंक निफ्टी को, बीएनके को देख रहा हूँ, तो उस बैंक निफ्टी के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ की सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप सस्ते हो गए हो, पिट के, टूट के, ठीक है। तो यही सस्ता वाला हिस्सा मेरे पास है। क्या मैं इसके बदौलत बहुत तेज़ी से एग्रेसिव होकर आ जाऊँ ऊपर? नहीं। एक और पॉइंट, कई बार ना हम स्टॉप लॉसेस जब लगाते हैं तो 3 चरणों के लगाते हैं। एक सीरीज़ का स्टॉप लॉस भी होता है, जैसे कल निफ्टी का था वो 22,000, वो टूट गया। आज डैमेज हो जाएगा, अलग बात, कवर हो जाए अलग बात है, लेकिन वो कल टूटा है। हाँ, ऐसे 48,000 इस सीरीज़ का स्टॉप लॉस था, वो भी कल टूटा है। और ना केवल 48,000 गया, बल्कि 47,500 भी गया। आप उसके नीचे जाके बंद हुए हो 47,487 पे आके, ठीक। तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई हड़बड़ाहट ना करें। हम कई बार क्या होता है कि बहुत टूट गए और एकदम से एग्रेसिव आए, एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप गेस्ट से पूछेंगे, गेस्ट भी यही बात बोलेगा कि एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक मेरे हिसाब से छोटा ही होगा और उसमें ज़्यादा कन्विक्शन नहीं होगा। लोग बाहर निकलने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे बजाय उसको रखने के। मैं अगर आपसे बोलूँ कि सृष्टि, अगर आप फंसे हुए हैं और आपको बाहर निकलने का मैं रास्ता दे रहा हूँ, आप बाहर निकलोगे, आप बने रहोगे उसके अंदर, आप भी बाहर ही निकलोगे। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आप यही बैंक निफ्टी के अंदर होगा। इसलिए इंट्राडे जिसको काम करना है, आज में काम करो। 47,300 का स्टॉप लॉस लगाओ। आप 47,800 और 48,000 तक के टारगेट रख सकते हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि 47,800 भी आए और 48,000 भी आज में आ जाए। लेकिन वो प्रार्थना स्वीकार होती नहीं होती अलग बात है। लेकिन आपको मैंने लेवल्स बता दिए, ये सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स है। बड़ी पोजीशंस अभी लेने से थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट अपना बेस, अपना पांव रखने की जगह नहीं बना लेता, तब तक कोई बड़ी पोजीशंस ना ले अभी। ठीक है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी को थोड़ा बेस बनाने दीजिए, उसके बाद ही जो है आप निफ्टी बैंक में एक कन्विक्शन के साथ एक बड़े सौदे में जाएं। पर फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट दोनों ही साइड के अगर मूव्स दे रहा है, क्योंकि हमने थर्सडे को एक अच्छा मूव देखा था, फिर माफ कीजिएगा वेंसडे को अच्छा मूव देखा था, थर्सडे को पूरी तरीके से मार्केट पलटता हुआ भी देखा और कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं थे। तो ऐसे में बड़ी पोजिशंस जो है बनाने से आप बचें। इंट्राडे के लिए आप निफ्टी बैंक में सौदे ले भी सकते हैं 48,000 के टारगेट्स के लिए, पर स्टॉप लॉस का ध्यान आप इसमें ज़रूर रखें, क्योंकि कन्विक्शन इतना नहीं आ रहा है डेटा के लिहाज से। पर डिम्पी, क्योंकि काफ़ी वीक तो दिख ही रहे हैं मार्केट्स, 48,000 का जो लेवल था वो भी निफ्टी बैंक ने तोड़ा, तो क्या इन स्तरों पे कोई शॉर्ट के मौके ढूंढे, या फिर अगर ऊपर आए तो क्या कोई लेवल्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे शॉर्ट के मौके तलाशने चाहिए? देखिए, मैं एक ही मिनट के अंदर इसका जवाब दे दूंगा। शॉर्ट्स के मौके तलाशने तो नहीं चाहिए आपको। वो ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार गिर गया है इसलिए, वो इसलिए भी नहीं तलाशने चाहिए क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे आके बाज़ार को 1 मिनट के लिए रुकना है। उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं। जैसे मैंने आपको एफआईज का नंबर बता रहा हूँ कि आप पिट के इस जगह पर आ गए जहाँ पर आपको एक बॉटम बनसा वो दिख सकता है, ठीक। तो ये एक ऐसे लेवल है, इसलिए शॉर्ट अभी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं फिर से बोलता हूँ, बाज़ार खुलने से पहले और बाज़ार खुलने के बाद अलग अलग तरीके से काम करें आप। बाजार खुलने से पहले का डाटा अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप शॉर्ट करें। आप गिफ्ट निफ्टी खुद ही देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन बाजार खुलने के बाद हो सकता है आपको वीकनेस मिल जाए, तब की तब होगी बात। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाजार खुलने से पहले कंडीशन अप्लाइड, अभी तक शॉर्ट की नहीं है। हाँ, बाजार खुलने के बाद मौका मिलेगा, तब की तब देखेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपके लिए निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर बिल्कुल पक्की वाली ये रणनीति। अब अपने एक्सपर्ट के पास जाने से पहले ज़रा ये बता देते हैं आपको कि एफएनओ के बैन में शेयर कौन से हैं। कल 10 शेयर थे, आज है 9 शेयर। एक शेयर बाहर आया है, वो है बायोकॉन का। 9 शेयरों की बात करें तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी, कैनरा बैंक, इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा, आइडिया, सेल, पीएनबी और जी एंटरटेनमेंट,
ये हैं 9 के 9 शेयर बैन वाले, जहां पर आपको थोड़ी आज सतर्कता के साथ नजर रख के आपको ट्रेड करने की हम सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ने का समय आ चुका है। आइए अब उनसे समझेंगे कि आज कौन सी रणनीति वो अपना रहे हैं, क्या व्यू है उनका मार्केट्स पे, और साथ ही साथ क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ उनके पास है, वो भी उनसे समझेंगे। स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी खास मेहमानों का। हमारे साथ संतोष मीना जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ अन्य एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके पास एक बार जल्दी से चलेंगे। पर संतोष, क्विकली जो है आपसे एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रणनीति समझना चाहेंगे कि क्या नज़रिया बन रहा है आज के लिए। Yes, Steve, first of all, good morning everyone. So market extremely oversold हो चुका है और मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो कल निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन ये 21,880 से 21,770 का जो एरिया है वो एक एरिया है जहाँ से हम एक बाउंस बैक की उम्मीद जरूर कर सकते हैं, बिकॉज एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन मल्टी ईयर हाई पर चली गई है और पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में। नॉर्मली एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन इस लेवल पे होती है तो एक बाउंस बैक की उम्मीद होती है, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा आप जल्दबाजी ना करें खरीदारी की, वेट करें मार्केट में कोई रिवर्सल का कंफर्मेशन आए तभी कोई एग्रेसिव लॉन्ग बनाना चाहिए। बट अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 22,120 से 22,200 का एरिया पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो करीबन 22,300 का, जब तक वो क्रॉस नहीं होता मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद नहीं है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। 47,200 पे इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से इसमें भी एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। बट ऊपर जाएंगे तो 48,000 से 48,300 का जो एरिया है वो सप्लाई जोन का काम करेगा, उसके ऊपर टिकना जरूरी है अगर कोई रिवर्सल आना है तो। आज हम एक कह सकते हैं एक टेम्पररी बाउंस बैक आ सकता है, बट मार्केट को एक डिसाइसिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, तभी हम किसी रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टेम्पररी बाउंस बैक ज़रूर आ सकता है, पर एक डिसाइसिव मूव का वेट करें अपनी एग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ आदित्य अरोड़ा और साथ ही अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज कौन से हैं आपके स्टॉक आइडियाज़ और किस साइड के मौके ढूंढ रहे हैं आप? क्या यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग के भी आइडियाज़ हैं या दोनों ही बाय कॉल्स हैं? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और सभी को गुड मॉर्निंग। दोनों बाय कॉल्स है मेरे। जैसे व्यू शेयर किया गया, काफी ओवरसोल्ड है बाजार, गैप अप के संकेत है, तो मैं बाय की तरफ ही मेरे स्टॉक की रिकमेंडेशंस रखना चाहूंगा। पहला रिकमेंडेशन रहेगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट है, एक बेयर डाउन ट्रेंड से एक रिवर्सल की कोशिश में है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ था 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोमेंटम रिगेन हो जाएगा और जल्दी आपको 2382 और 2405 ये टारगेट एरिया HUL में मे सीरीज में दिख जाएंगे। 2297 का एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे आपका ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा पिक रहेगा मेरा अशोक लेलैंड, जो ऑटो स्पेस से है। ऑटो स्पेस लेटली बजिंग है और सबसे बेहतरीन चार्ट सेटअप मुझे अशोक लेलैंड दिख रहा है, जहां स्टॉक ने 195 पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था। री अटेम्प्ट हुआ है वो ब्रेकआउट एरिया, अभी वो सपोर्ट जोन है 195 और यहाँ से वापस स्टॉक में मोमेंटम रिगेन होके 215 और 223 ये दो टारगेट छूने की उम्मीद है। ये ट्रेड में अप ट्रेडिंग के दौर से 187 का स्टॉप लॉस बने। ठीक है, अशोक लेलैंड और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दो शेयर हैं अक्षय जी की तरफ से। आदित्य, आपकी शॉपिंग लिस्ट में आज क्या है, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सबको बधाई। लक्ष्मी माँ बाजार पे थोड़ा अपना आशीर्वाद दे, बाजार को बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मे बी आज एक वही दिन है जहाँ से बाजार थोड़ा सा यू टर्न ले सकता है। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सपोर्ट पे, तो मेरा बायस बुलिश रहेगा। 22,000 एक अच्छा जोन है जहाँ पे पुट राइटिंग थोड़ी बहुत विजिबल है। कमजोर है बुल्स यहाँ पे, पर एक अच्छा कमबैक हो सकता है। तो मेरा बायस बुलिश रहेगा। और जो स्टॉक्स है उसमें मैंने चुना है डाबर, पहला स्टॉक। तो FMCG में अच्छी तेजी है, तो डाबर को बाय किया जा सकता है 552.80 में। 538 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 564 से लेके 579।
सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा टिमकिन। मुझे लगता है मेटल का एक बहुत अच्छा आज कमबैक होगा। अगर कोई भी हिम्मत लेना चाहता है तो बिल्कुल मेटल सेक्टर को आज रडार में रखें। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो टिमकिन को बाय किया जा सकता है 3457 में। 3200 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3900 से लेके 4100। ये मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक है, बट इसके अलावा जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं मेटल स्पेस में मुझे लगता है उधर भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन रहेगा, जिससे बहुत फेवरेबल है। तो ओवरऑल आउटलुक मेरा बाजार पे बुलिश है। ठीक है, आप बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं कि पुल बैक आ सकता है, आप ये भी कह रहे हैं कि मेटल काउंटर्स के अंदर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। टिमकेन आपके लिस्ट के अंदर आ गया है और आपने एक और डिफेंसिव शेयर्स भी दिया है। आज देखो आप डिफेंसिव शेयर्स HUL, डाबर, ये सब भी हैं। थोड़े से एग्रेसिव शेयर आपको जैसे टिमकेन जैसे शेयर्स भी दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। ठीक तो एक काम करते हैं, संतोष मीना की कॉल्स भी ले लेते हैं ताकि और पता लग जाए कि हाँ किस तरह का बेस या किस तरह की सिलेक्शंस मार्केट के अंदर हो रही है। संतोष सर गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके ट्रेड कौन से हैं आज के। यस, जैसे आदित्य ने हाईलाइट किया, मेटल स्पेस पे फोकस रखना चाहिए। जिंक है, आप कल नोटिस करोगे तो सिल्वर में एक बड़ी तेजी आई थी। कल बॉन्ड यील्ड्स वगैरह भी नीचे आई है, तो आज मेटल स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक मेरे रडार पर है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 500 का टारगेट रहेगा, 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक स्टॉक है जो इस कमजोर बाजार में भी अच्छा कर रहा है, SMC देख रहे हैं, इसका नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये आज मार्केट का सपोर्ट रहेगा, तो ये तेजी और एक्सटेंड होते नजर आएगी। 170 का टारगेट रहेगा, 154 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी दो ही रिकमेंडेशन है, बट एक स्टॉक भी मेरे रडार पर रहेगा। बायोकॉन आज एफ एंड ओ बेंच से आया है, उसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। नॉर्मली जिस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होती है, जिस दिन वो एफ एंड ओ बेंच से बाहर आता है, 5-6% का मूव आसानी से देखने को मिल सकता है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। डन। ये जो बायोकॉन वाला शेयर है ना सर, मेरे को ये आपका बहुत ही पसंद आता है और बायोकॉन के अंदर मेरे को लगता है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको। और सर ने जो एक शेयर आपको और दिया है हिंदुस्तान जिंक, ये भी मेरी लिस्ट में है आज और आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में होने चाहिए। मैं ऑलरेडी सारे स्टॉक्स आपको फटाफट से स्क्रीन पर फायर हो जाएंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि अर्निंग्स कहाँ पे किस किस की ठीक आई है। वो जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, उस रिपोर्ट कार्ड को आप लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कीजिए, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। शरद गुड मॉर्निंग, जरा बताएं इस बार की अर्निंग्स कैसी थी। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तब ओवरऑल अगर अर्निंग्स की बात करें तो आप देखिएगा कि BPCL के नतीजे आए हैं बहुत जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिले। इसके अलावा सूर्योदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ADF फूड्स में अच्छी मूवमेंट आई है। कुछ इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में जो है रिलैक्सो, VSC टेलर्स और एबॉट इंडिया आते हैं। कमज़ोर नतीजे में गोपाल स्नैक्स, MGL जैसे कंपनीज़ है जो फोकस में रहेंगे। लेकिन कुछ नंबर्स है जिसको मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, जो एसेट क्वालिटी में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए तो लगभग 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। FY25 गाइडेंस भी अच्छा है। BPCL के नतीजे भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट आया है बोनस इशू का 1:1 का। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको एक शेयर और मिलेगा। और इसके अलावा डिविडेंड भी 21 रुपये प्रति शेयर का ऐलान हुआ है, जिसका यील्ड जो है 3.5% का आ रहा है। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो BPCL में देखने मिल रहा है। और हाँ, याद रखिए IOCL और SPSCL से भी बेहतर नंबर्स जो है चौथे तिमाही में कंपनी ने दर्ज किए। रुशिल डेकोर हमारा अगला कंपनी रहेगा। कमज़ोर नतीजे देखने मिले और यहाँ पे भी एबिडा मार्जिन में थोड़ी मार पड़ी है, ऑलमोस्ट 66 बेसिस पॉइंट्स का। वही रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स को लेके। अब बात करते हैं गोपाल स्नैक्स का। यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पे। यहाँ पे जो है आप देखेंगे लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट जो है आपके कामकाजी मुनाफे में देखने मिला है। और लास्ट में एबॉट इंडिया रहेगा फोकस में, जहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि एबिडा मार्जिन देखें तो लगभग 205 बेसिस पॉइंट्स से जो है एक्सपेंशन देखने मिली है। तो ये चुनिंदा शेयर्स है जो हमने पिकअप किए और डिस्कस किए हैं। बट ओवरऑल जो है मेरी सहयोगी आशीषा आएंगी और वो हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स पे आज क्या फोकस में रहना चाहिए और कहाँ पे क्या क्या एक्शंस देखना होगा। जी हाँ, सबसे पहले सोलारा एक्टिव की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट्स इश्यू कल अनाउंस किया है। करीब 450 करोड़ का ये राइट्स इश्यू है और कल के मार्केट प्राइस से देखें तो 25% डिस्काउंट पर ये राइट्स इश्यू किए जाएंगे। तो बड़ी न्यूज़ है, सोलारा एक्टिव पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड की बात करते हैं तो कल एक ब्लॉक डील हुई थी। भारतीय एंटरप्राइजेस ने अपना स्टेक जो है वो बेचा है, 0.6% स्टेक, 660 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी। तो ICICI लोम्बार्ड पर भी अपनी नज़र रखें।
इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ महीनों से फोकस में रहा है, आज भी फोकस में रहेगा। शेयर होल्डर्स ने ऑथराइज शेयर कैपिटल जो पहले 75,000 करोड़ था वो अब अप्रूव किया है, बढ़ाया है, 1 लाख करोड़ तक का ऑथराइज शेयर कैपिटल अप्रूव किया है। तो वोडाफोन आइडिया पर भी अपनी नज़र रखें। और इसके अलावा 2070 करोड़ जो कंपनी प्रमोटर ग्रुप से जुटाने वाली है उसके लिए भी शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। पीएनबी इंफ्राटेक की बात करते हैं, नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 400 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं NHAI से, सो नए ऑर्डर विंस है जिसके चलते पीएनसी इंफ्राटेक पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी फ्लेवर है और कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंपनी बेंगलुरु में बनाएगी जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 660 करोड़ के आसपास होगी। तो बड़ा ऑर्डर विन है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा रुशील डेकोर की बात करते हैं तो कंपनी ने MDF के एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाए हैं, 7% तक की बढ़ोतरी एक्सपोर्ट प्राइसेस में देखने को मिली है। और इसके अलावा याद रखें एक्सपोर्ट 28% रेवेन्यू जनरेट करता है एक्सपोर्ट बिजनेस, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, 7% तक की बढ़ोतरी प्राइसेस में दिखी है। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करते हैं, याद रखें कुछ समय पहले कंपनी ने पोर्ट टैबलॉट जो यूके में प्लांट है उसका क्लोजर अनाउंस किया था जिसके चलते एम्प्लॉय का लॉस होगा। अब न्यूज़ आई है कि यूनियंस ने स्ट्राइक अनाउंस की है जॉब लॉस के चलते, तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते टाटा स्टील पर भी नज़र रखें। पेटीएम की बात करते हैं, कल रिपोर्ट्स आई थी कि आदित्य बिरला कैपिटल और कुछ और लेंडर्स ने कंपनी के अगेंस्ट जो कॉर्पोरेट गारंटी थी वो इन्वोक की थी, लेकिन अब कंपनी ने क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पेटीएम पर भी फोकस रहेगा। लास्ट में टाटा मोटर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, सूत्रों के हवालों से इकोनॉमिक टाइम्स को खबर मिली है कि NBFC बिजनेस कंपनी स्पिन ऑफ करना चाहती है और टाटा कैपिटल के साथ ये बिजनेस मर्ज कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की सोर्स बेस्ड न्यूज़ है, लेकिन टाटा मोटर्स पर भी इस खबर के दम पर अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो ये तमाम खबरें और ये तमाम जितने भी रिजल्ट्स आए हैं इस पर हमारा फोकस रहेगा और रिजल्ट्स पर तो हम खास सेगमेंट करते हैं रिजल्ट एक्सपर्ट, उसमें एक एक करके हम व्यू भी ले लेंगे। लेकिन पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। कल एशियन पेंट्स के नतीजे आए थे और SBI के नतीजे आए थे, निश्चित तौर पर उन पर भी रिपोर्ट्स होंगे और बाकी स्टॉक्स पर भी होंगी। पूजा बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या खास है आज? जी, सबसे पहले SBI से शुरुआत कर लेते हैं और कल नतीजे अच्छा है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स भी आई हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी सारे टारगेट में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य बढ़ाया है, 850 से बढ़ाकर 950 का देख रहे हैं। इन्वेस्टेक ने टारगेट्स 810 से बढ़ाकर 850 का कर दिया है। नोमुरा 825 से बढ़ाकर अब जो नए लक्ष्य देख रहे हैं वो 1000 रुपये का देख रहे हैं और JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग के साथ लक्ष्य 725 से बढ़ाकर 1000 रुपये का कर दिया है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि FY24 के सभी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं, कम प्रोविजनिंग और बेहतर आय से भी इस बार के नतीजों को सपोर्ट मिला। एशियन पेंट्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव कमेंट्रीज भी निकल कर आए हैं और डाउनग्रेड भी देखने को मिले हैं। इन्वेस्टेक ने बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य 2660 का है और CLSA ने बिकवाली की राय दी है और टारगेट प्राइस घटा दिया है, 2410 से घटाकर 2337 का देख रहे हैं और इनका कहना है कि टॉप लाइन जो है वो अब नेगेटिव हो चुकी है काफ़ी और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला। कुछ अन्य रिपोर्ट की बात करें तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, हम क्विकली आपके सामने रखेंगे। UBS ने SRF पर रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 2750 से घटाकर 2700 का कर दिया है। HPCL पर सिटी की जो राय आई है उसमें भी टारगेट्स में गिरावट कमी देखने को मिली है और लक्ष्य 635 से घटाकर 630 का कर दिया है। व्हीकल फाइनेंसेस पर गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें श्रीराम फाइनेंस पर खरीदारी की राय के साथ 2864 का लक्ष्य देख रहे हैं और M&M फाइनेंस पर बिकवाली की राय है, 2033 का लक्ष्य देख रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि M&M फाइनेंस वैसे तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है श्रीराम फाइनेंस के कंपेरिजन में, लेकिन श्रीराम में आगे वो री-रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर ग्रोथ और एसेट क्वालिटी भी बेहतर नज़र आ रही है। इस वजह से यहाँ पर M&M फाइनेंस पर उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं वो घटाए हैं। सफायर फूड्स पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर दी, लक्ष्य देख रहे हैं 1666 रुपये प्रति शेयर का। FMCG की बात करें तो काफ़ी ढेर सारे यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनले ने ब्रिटानिया, डाबर, HUL, टाटा कंज्यूमर
और नेस्ले पर टारगेट प्राइस में कटौती की है। वहीं गोदरेज कंज्यूमर, मेरिको और आईटीसी में टारगेट्स को बढ़ाया है। आपके स्क्रीन पर वो लेवल्स भी चल रहे होंगे, काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट्स भी निकल कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी पे नज़र रखिए क्योंकि टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है। तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स भी फोकस रहेंगे इस रिपोर्ट के चलते। सुला विनयार्ड पर सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि डबल डाउनग्रेड आया है। रेटिंग खरीदारी से घटाकर अंडर परफॉर्म की दी और लक्ष्य भी 819 से घटाकर 515 रुपए प्रति शेयर के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी बढ़ाया है 2960 से बढ़ाकर 3880 रुपए प्रति शेयर के टारगेट्स वो आप देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स भी आई हैं, खबरें भी हैं, आइए उन सभी पे चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और संतोष, आपसे दो काउंटर्स सेम सेक्टर से जानना चाहेंगे, बीपीसीएल और एचपीसीएल। देखिए एचपीसीएल के कल आए थे मार्केट के दौरान नतीजे, बोनस का भी अनाउंसमेंट था, पर नतीजे अच्छे नहीं रहे। देखिए ब्रोकरेजेस ने भी अपने लक्ष्य घटाए हैं। यहाँ पे क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि कल भी हमने मार्केट्स के साथ एक भारी बिकवाली दी थी, पर उसके विपरीत बीपीसीएल के अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, अनुमान से बेहतर भी रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कोई पेयर ट्रेड ढूंढना चाहिए? एचपीसीएल को शॉर्ट कर सकते हैं और क्या बीपीसीएल को आज लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आज एचपीसीएल में भी कुछ रिकवरी की उम्मीद है? यस सस्ती, दोनों की बात करें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। कल एचपीसीएल के नतीजों के बाद बीपीसीएल भी कमजोर हुआ था, हालांकि आज बीपीसीएल के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है बीपीसीएल के नतीजों के बाद एचपीसीएल में भी तेजी जरूर देखने को मिलेगी, बट रिलेटिवली स्ट्रेंथ बीपीसीएल में ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स, बट मे बी गैप अप ओपनिंग के बाद इतना अपॉर्चुनिटी ना मिले। सो दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो बीपीसीएल का टारगेट आ रहा है, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 660 का आ रहा है। वही एचपीसीएल हिंद पेट्रो की बात करें तो यहाँ पे भी अपनी ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बैठा है, तो यहाँ पे तो 550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एचपीसीएल में भी एक बाउंस की उम्मीद है और बीपीसीएल में भी अगर यहाँ से तेज़ी आई तो आगे जो है हम देखेंगे कि करीब 15 से 17 पॉइंट्स की बढ़त आ सकती है बीपीसीएल में। और बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों पे ही आप नज़र रखिए। पर संतोष, आप देखिए कल तो बाजार इतने सपोर्टिव नहीं थे, आज सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बढ़िया टारगेट प्राइस रेज आया है एसबीआई पे। आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें एसबीआई के लिए, क्योंकि मार्केट्स भी सपोर्टिव हैं, एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी से तो वही संकेत मिल रहे हैं। यस, कल एक मतलब कमजोर बाजार में एसबीआई का शेयर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और हिस्टोरिकली आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, चाहे एसबीआई के रिजल्ट कैसे भी हो, एसबीआई के अर्निंग्स के आसपास मार्केट में टॉप और बॉटम बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया। तो मे बी कल अगर एसबीआई के नतीजे के आसपास मार्केट ने बॉटम बना दिया तो देखना होगा। लेकिन एसबीआई की पर्टिकुलरली बात करें तो 840 एक हर्डल जरूर है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 880 अगला टारगेट लेवल रहेगा। स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, मुझे लगता है अब 800 इसके लिए बहुत अच्छा बेस बन चुका है। इस क्वार्टर के लिए मार्केट सपोर्टिव रहा है तो बहुत जल्दी 1000 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। संतोष सर, ये बड़े शेयर्स के साथ ही पुल बैक पे ट्रस्ट किया जा सकता है? कोई बड़े शेयर पे आपका ट्रेड है? 5 नाम ले लेता हूँ, आप उनमें से कोई भी एक बता सकते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, एचयूएल, इन्फोसिस और टीसीएस, इनमें किसी में कोई ट्रस्ट है आपको? क्योंकि बड़े शेयर टिके नहीं तो फिर पुल बैक का भी क्या फ़ायदा? सर एक बार आपको नाम सुनाई दिया, आवाज़ आ रही है मेरी संतोष जी? ओह सॉरी, अच्छा मेरे से क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ, अगर लार्ज कैप की बात करें तो मुझे लगता है क्वेश्चन है। हाँ, इन्फोसिस मुझे लगता है कि स्टॉक्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और कल जो यूएस की जॉब रिपोर्ट आई है उसके बाद थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ रहा है रेट कट का आने के, जो पहले उम्मीद खत्म हो रही थी। तो कल इन्फोसिस का स्ट्रक्चर भी अच्छा था, आज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपनिंग देगा, तो मुझे लगता है इस पर नजर रखिएगा। यहाँ से इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 1500 रुपए तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। तो आईटी स्पेस से इन्फोसिस मुझे लगता है परफॉर्म कर सकता है। इन्फोसिस एक बार परफॉर्मेंस दे सकता है। इन्फोसिस के साथ साथ ने टीसीएस का चार्ट भी देखना, वो भी शायद इंटरेस्टिंग आपको दिख जाए। तो कुल मिला के ये पॉइंट है। तो ये कुछ बड़े शेयर्स का मैंने हालचाल पूछ लिया। एक काम आप और कर सकते हैं सर हमारे लिए संतोष सर, सबकी नज़र ना इंडिया विक्स पे है, आप ज़रा इंडिया विक्स के बारे में कोई जानकारी देंगे? यही बाइट एज इट इज़ हम काट के आगे भी इस्तेमाल करेंगे जो आप बोलने जा रहे हैं इंडिया विक्स पे। सर एक बार ज़रा इंडिया विक्स के बताइए आपका, कि कल नया ब्रेकआउट हुआ है इसमें,
अभी क्या करना चाहिए? इंडिया विक्स और नीचे आएगा या फिर अभी और चलेगा? ये चल रहा है तो फिर पुल बैक का कोई मतलब नहीं। यस जिन पे इंडिया विक्स में एक शार्प रैली देखी हमने, 10 के लेवल से 18 का लेवल देखा, तो मतलब ऑलमोस्ट 80% का जंप देखा। हालांकि इस तरह का बिहेवियर हमने हिस्ट्री में भी देखा, 2019 में भी हमने 12 से 30 का एक लेवल जाते देखा था। मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के आसपास तक जाते जाते 25 के लेवल तक भी पहुंच सकता है, बट फॉर टाइमिंग एक हर्डल जरूर आ रहा है यहाँ पर 1950 के आसपास। यहाँ मुझे लगता है एक पॉज ले सकता है, छोटा मोटा कूल ऑफ इंडिया विक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन नियर टू द इलेक्शन फिर से इसमें जंप देखने को मिलेगा। टेक्निकली भी इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो एक बुलिश साइन इंडिकेट करता है इंडिया विक्स के लिए। तो जो टारगेट आ रहे हैं इंडिया विक्स के, वो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के आसपास 25 तक जा सकता है, बट फुल टाइमिंग 19 से 1950 के बीच में एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो मार्केट में एक पुल बैक रैली क्रिएट करेगा। ठीक है, इंडिया विक्स इलेक्शन के नतीजों तक 25 के आसपास जा सकता है, ऐसा संतोष जी को आसार है इंडिया विक्स के लिए। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयरों की बातचीत कर लेते हैं, और ऐसे शेयर जहां पर ऑर्डर भी आए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक, इनको मिले हैं ऑर्डर्स NHAI से करीब करीब 400 करोड़ रुपए के। पीएनसी इंफ्रा, अक्षय जी जरा चेक कीजिए क्या करना चाहिए शेयर में। अच्छा ठीक है, सिर्फ संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी बताइए, पीएनसी इंफ्रा क्या व्यू है आपका शेयर को लेकर? ये स्टॉक का ओवरऑल फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 100 डे मूविंग एवरेज जो 415 के आसपास है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट सपोर्टिव रहा है तो ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, और ऑन इमीडिएट बेसिस 445 के आसपास एक हडल रहेगा, और अगला जो टारगेट आ रहा है 470-75 के आसपास आ रहा है। तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको होल्ड रख सकते हैं। 475 जिस दिन भी निकालेगा स्टॉक, फिर से एक फ्रेश रैली के लिए तैयार रहेगा। हैं फिर से। और आदित्य, आपसे हम पूछेंगे ब्रिगेड के बारे में। लगातार हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ इनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और बेंगलुरु के बाहर भी विस्तार कर रहे हैं। लेकिन बेंगलोर में ये 660 करोड़ रुपए की वैल्यू की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली कंपनी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है। ब्रिगेड, इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है, और सजेशन क्या होगा आपकी तरफ से? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का ट्रेंड पॉजिटिव है, और बाजार का ट्रेंड काफी नेगेटिव है। थोड़ा सा प्रिसाइज एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर ब्रिगेड में एक बुलिश ट्रेड लेना है तो 1125 के ऊपर लेना चाहिए, कंडीशनल बाय ये रहेगा, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1050 का, और इसमें टारगेट बन के आएंगे 1200 के। तो कंडीशनल बाय है, बाजार वोलेटाइल है, लेवल ट्रिगर हो तभी बाय करें। ठीक है, ब्रिगेड को लेकर ये व्यू। आदित्य, आपसे ही जानना चाहेंगे, रोशिल डेकोर के नंबर आए थे, हालांकि नंबर तो इनके कमजोर आए थे, मुनाफे पे करीब करीब 33% के आसपास का हिट था। लेकिन इन्होंने एक अपडेट ये दिया है कि अप्रैल से MDF के जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसमें 7% की बढ़ोतरी इन्होंने कर दिया है, और आय में एक्सपोर्ट का जो योगदान है वो है 28% का। रोशिल डेकोर, कैसा लग रहा है शेयर आपको, और क्या करें इसमें? अभिषेक जी, ये स्टॉक थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक की तरह काम कर रहा है, और अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है जहां पे बाजार वोलेटाइल है। तो मुझे लगता है इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 329.70 पे, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 318 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 339 से लेके 343 के। ठीक है, तो रुशील डेकोर पे भी आप अपनी नज़र रखें। पर इस बीच चलिए अब चलते हैं भसीन जी की तरफ, और आपके लिए लेकर आएंगे भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कई समय से हमें इत्तला भी कर रहे थे कि थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं बाज़ार, आप ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट्स भी अपने बुक करते चलिए। कल भी आपकी यही राय थी, पर कल की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी, और आखिरी में तो ये हो गया था कि अब शायद बाज़ार को बंद कर देना चाहिए ताकि ये गिरावट थोड़ी सी रुके। कब कोई रिकवरी के संकेत है सर? क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या उस पे भरोसा करें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, डिम्पी और अभिषेक को। ये शेयर बाजार है सृष्टि जी। लास्ट वीक तो फ्राइडे को आप फोन कर रहे थे न्यू हाई, और मैं आपको थर्सडे को स्टूडियो में कह रहा था पैसा घर ले जाओ, पैसा घर ले जाओ, फिर मौका मिलेगा। अब मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है मंगलवार तक ये करेक्शन पूरी हो जाएगी,
कैश रेस करा है तो आज से डिप्लॉय करो। ये मत जाओ कि 2% नीचे मिल जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। अगर ये मार्केट 21,800 गई, 21,700, आप बिल्कुल मार्केट छोड़ दोगे, वापस 22,200 पे ही आओगे। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई, ओवरबॉट थी लास्ट वीक, ओवरसोल्ड हो गई। जहां तक मेरे को पता लगा है 2-3 हेज फंड्स ने लिक्विडेट किया अपनी पोजीशन, ज्यादातर एफआईज में, एंड दैट मे बी द सोल रीजन। अब इलेक्शन के ऊपर अटकली 4 जून को ही पता लगेगी, उसके ऊपर मैं कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ना कोई मुझे नॉलेज है। इंडिया की ग्रोथ इनएविटेबल है, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाईस पे हैं, बॉन्ड यील्ड लो पे हैं, कमोडिटीज आर गोइंग थ्रू द रूफ, चाइना वापस है। इससे अच्छा मैक्रो सीन और आपके पास हो ही नहीं सकता। माइक्रो में एसआईपी हैज हिट द लार्जेस्ट नंबर। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौका और फियर दोनों साथ साथ नहीं आते। जब भाव आपके साथ आता है तो घबराहट होती है। यहाँ पे लेने की चेष्टा कीजिए, मंगलवार तक मार्केट मंगलवार से पक्का घूम जाएगी, और घूमेगी तो भगवान ने किया तो सबके वापस आपके प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म में 22,800 वाज अ वेरी बिग टॉप, वहां से हमने काफी करेक्शन देख ली। वी वुड से दिस इज नियरिंग द बॉटम, और यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। फ्रॉम ट्यूसडे वी शुड बी well and clear of this. Volatility will fall and the index will slowly but surely start its way up. ओके उसी की तरफ देख रहे हैं भसीन जी। आज अक्षय तृतीया के मौके पे हम सुबह से ये चर्चा कर रहे थे कि आज अच्छा दिन है, होपफुली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक अच्छे रिटर्न्स मिले। पर आज के लिए भसीन जी बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कहाँ पे रखनी है नजर? सृष्टि जी, पहले तो हर दिन अच्छा होता है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, वही बहुत बड़ी बात है। शेयर बाजार और नफा नुकसान तो चलता है, उसमें कोई एक तरफी थोड़ी होती है, और थोड़ी सी रिस्पाइट भी दीजिए ना। लेकिन आप बताइए इंडिया जैसी डेस्टिनेशन कहाँ मिल सकती है, और इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी करने में बहुत टाइम है। रूमर मॉन्गरिंग रोज चलेगी, 60% टर्नआउट। क्या होता है, जो एनालिस्ट स्टॉक्स ट्रैक करते हैं वो बन जाते हैं उसके ऊपर जो कहते हैं समथिंग टू डू, जो प्रेडिक्ट करते हैं इलेक्शन। अरे इतने आपने भेष मत बदलिए, शेयर मार्केट में ही रहिए। इसमें बताना कि 60 और 55 में क्या आपने लुकआउट दे दी, दैट इज ऑल हम्बग। शेयर बाजार में करेक्शन अनिवार्य था, वो बहुत अच्छा और हेल्दी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुपी डॉलर वीकनेस एंड चाइना स्ट्रेंथ एंड मेटल्स गोइंग थ्रू द रूफ, कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले हियर। कोल इंडिया के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, 25% मर्चेंट बैंक में मर्चेंट सेल है, और डेट फ्री कंपनी है। मुझे 550 550 का टारगेट है, और वो भी मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑफ जून तक आ जाएगा। तो आप अपसाइड देखिए, 100 रुपए की अपसाइड है आपके लिए, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। और मैं रीइटरेट करता हूं, दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। दूसरा वेदांता, आज निकल, बॉक्साइट, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गोइंग थ्रू द रूफ। जो इसका डीमर्जर होएगा इन द 6 कंपनीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये 750 रुपए पे होएगा। तो आप अपना चूजिंग ऑफ इनपुट टाइम मत लगाइए, आज लीजिए, और अगर डिक्लाइन पे मिले तो और ले लीजिए, लेकिन ये मिस मत कीजिए। मुझे 450 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी दिखता है, न्यू हाई। तीसरा, मैंने आपको पहले भी इंजीनियर्स इंडिया कहा था 220-22 पे, उसके बाद वो 250 हो गया, आज फेयर की वजह से 217 आ गया। अगर ओएमसीज में एक्सपेंशन और ग्रोथ ऐसी है तो उनका इलेक्ट्रिकल पार्ट सब हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स इंडिया करता है। डेट फ्री कंपनी मेरे हिसाब से तो यहां से डबल है, लेकिन अभी आप 270-75 के टारगेट के लिए लीजिए। अगर वहां पहुंच गया तो और अपना स्टेक बढ़ा लीजिए, लेकिन 207 का स्टॉप लॉस, लेकिन मिस मत कीजिए, ये एंट्री पॉइंट है इंजीनियर्स इंडिया में। शेयर भसीन साहब की तरफ से, और आपको इसमें खरीदारी की सलाह तीनों के तीनों में, मेटल, माइनिंग और एक ये इंजीनियर्स इंडिया, वेदांता, कोल इंजीनियर्स इंडिया, ये 3 के 3 शेयर हैं वसीम साहब की तरफ से। अब चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों के बारे में आपकी बिल्कुल पक्की रणनीति बनाएंगे, बिल्कुल एक एक करके हर नतीजे पर व्यू देंगे। रिजल्ट एक्सपर्ट सेगमेंट में वसीम साहब का करेंगे फिर से स्वागत। वसीम साहब, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम रोशील डेकोर की चर्चा भी कर रहे थे एक खबर को लेकर, लेकिन नतीजों की चर्चा कर लेते हैं आपसे। और नंबर्स इसके वीक हैं रोशील डेकोर के। मुनाफे की बात करें तो 33% का उसमें हिट है, और मार्जिन भी प्रभावित है। रोशील डेकोर, आप इसको ट्रैक करते हैं वसीम साहब, कैसी लगती है कंपनी आपको ये? नहीं, ये बहुत छोटा स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मैं उसको ट्रैक नहीं करता। बट अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे काजरिया सिरेमिक बहुत पसंद है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं
और अगर होम डेकोर और उस तरफ जाना है तो दैट बिकम्स अ बेटर प्ले। तो मैं काजेरिया पे ज्यादा जाऊंगा, रिशिल डेकोर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ट्रैक नहीं करता। काजेरिया सिरेमिक्स पर आपका व्यू है। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग इसके नंबर्स आए थे, बोनस का भी खैर ऐलान किया ही है इन्होंने 1:1 का। मार्जिन अच्छे से इंप्रूव किया है बीपीसीएल ने, और एबिडा के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफी इनका ठीक ठाक है, 48% का जंप हम देख रहे हैं। बीपीसीएल ये कैसी लग रही कंपनी आपको सर? बिल्कुल, तीनों ओएमसीज बहुत अच्छी है और पीएसयू बास्केट ही अच्छी लग रही है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, कोल इंडिया, वेदांता, नैल्को, बीपीसीएल, एचपी, आईओसी, इनमें सिप कीजिए। वॉलेटिलिटी है बट ये आपको कम बोनस भी मिल रहे हैं, साथ में डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है, और इनके जो मार्जिन्स हैं आई थिंक दोज आर शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। साथ में आप देख के चलिए इनके प्रोडक्ट बेस्ड जो क्रॉस सेलिंग है वो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली आईओसी। तो आईओसी की जो वीकनेस है मेरे ख्याल 1 क्वार्टर के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है इन्वेंट्रीज के होते हुए दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। सो आई वुड से बाय ऑन डिक्लाइन इज द स्ट्रेटेजी इन आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है आपके लिए इन तीनों के तीनों शेयरों में, और बीपीसीएल में भी आपको ये रणनीति मिल रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हर पैरामीटर पर इसके नतीजे अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए घटा है, और अगर आप प्रॉफिट देख लीजिए, पीपीओपी देख लीजिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर एनआईआई, वहां पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इसको आप भसीन साहब उम्मीद करते हैं ट्रैक करते होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मिड कैप और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है और इसमें आप बने रहिए। डिक्लाइन पे लीजिए, स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है तो इसमें बने रहिए। यहाँ मैं ये भी कहूं कि एयू बैंक में जो मुझे अब जो प्रोसेस दिख रहा है ऑफ एक्सपेंशन वो बहुत बढ़िया है। वो भी एक स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है जो बैंक का लाइसेंस आ गया, और एयू बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म है। मुझे अभी भी एयू बैंक बहुत पसंद है। सूर्योदय में होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है वसीम साहब को, इसमें आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। फुटवेयर में रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर आए थे, इनलाइन आए थे नंबर इसके, और रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रेशर है, प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर है। रिलैक्सो आपको वसीम साहब कैसी लग रही है कंपनी, और जिसके पास है वो क्या करे, और फुटवेयर में अगर लेना है तो आपको सही कंपनी क्या लग रही है? मेरे को पसंद है बाटा के रिजल्ट्स 1 क्वार्टर के लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रूरल इनकम बढ़ रही है, कैंपस और रिलैक्सो से माइग्रेशन हो रही है बाटा के लिए, ब्लू चिप शेयर है, इसको आप ये 1300 रुपए में लीजिए। ये मेरे हिसाब से तो 2000 का भाव हो जाएगा 1 साल में। जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी, एस्पिरेशन टू बाय बेटर ब्रांड्स गोस, बाटा इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो आई वुड से रिलैक्सो और कैंपस में बुक कीजिए एंड गेट इनटू बाटा। ठीक है, रिलैक्सो और कैंपस से स्विच करके आप बाटा में पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। गोपाल स्नैक्स बहुत पुरानी कंपनी तो नहीं है लिस्टेड स्पेस में ये, लेकिन इसके नंबर आए हैं कमजोर, और रेवेन्यू में करीब करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट प्रेशर में है और मार्जिन पर हमने एक बड़ा हिट देखा है। गोपाल स्नैक्स, वसीम साहब आपका व्यू? नहीं, मैं ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा, हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी आपको 2 साल का मौका दे रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर 2200 से नीचे नहीं जाएगा इस साल क्या अगले साल तक, और आपको एक ब्लू चिप शेयर का मिल रहा है जो सब बिजनेसेस में है। आईटीसी का एडवेंट इनटू अदर बिजनेसेस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, और आपने देखे एग्री एरियाली, ये जो नमकीन, ये सब वैरायटी में वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में आईटीसी एंड लीवर आर गिविंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आप इसमें से निकलिए और बड़े ब्लू चिप में लीजिए। ठीक है, वसीम साहब 2-3 शेयर और हैं, फटाफट उस पर आपसे व्यू लेंगे। एमजीएल के बारे में जरा व्यू दीजिए। इसके अगर हम नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिडा पर प्रेशर है, वॉल्यूम हालांकि 3% बढ़ी है। एमजीएल नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक तो आउट परफॉर्म है, 950,000 से 1500 हो गया था, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और उसमें थोड़ा बहुत नंबर में ढील है। देखिए 2 क्वार्टर से आउट परफॉर्म था, 1 क्वार्टर में थोड़ी सी स्लिपेज आ सकती है। दैट इज मोर टू डू विद इनपुट कॉस्ट, और जो गैस की पाइपलाइन में गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। बट आई थिंक दिस अ वेरी गुड कॉन्डूट के जैसे आपकी सीएनजी पीएनजी बढ़ रही है, ये डिक्लाइन पे लेने वाला शेयर है। आपको कहीं भी 1250 पौने 1300 मिले तो आप सिप कीजिए, नहीं तो थोड़ा लेके, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छी प्लेस है। आईजीएल, गुजरात गैस एंड महानगर आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्लेस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस। एक शेयर और भसीन साहब बता दीजिए, आप एक या 2 बता दीजिए, नाम एक साथ में ले लेता हूं। क्वेस्ट कॉर्प के अच्छे नतीजे हैं, मुनाफे में 54% का उछाल है, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और उसके अलावा वीएसटी टेलर्स, इसके नंबर्स कुछ खास लग नहीं रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आपकी व्यू क्या है?
नहीं, दोनों होल्ड है और डिक्लाइन पे बाय। दोनों ब्लू चिप्स हैं अपने अपने शेयर में, उनमें कोई दो राय नहीं। दे आर वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज और दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए और अक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ नतीजों वाले जितने भी शेयर हैं उस पर अपने बिल्कुल सटीक व्यू देने के लिए, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट की जो आपके मन में है उसको सामने रखने के लिए। कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं। कल हमने देखा था कि 6-6.5% टूट गया एल&टी का शेयर नतीजों के बाद। नतीजे ठीक ठाक थे लेकिन चूंकि मार्जिन गाइडेंस घटाया था उसके चलते प्रेशर बना था। एल&टी पर एक व्यू चाहेंगे आपसे अक्षय। एल&टी इस गिरावट के बाद क्या फर्दर आप इसमें डाउनसाइड देख रहे हैं? सपोर्ट इसका कहां पर है और करें क्या शेयर में अब? जी अभिषेक जी, एल&टी का रिजल्ट ठीक ठाक था पर इनिशियल जो प्राइस रिएक्शन बना काफी नेगेटिव था। पर अभी टेक्निकली अगर प्राइस सेटअप में जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है वो देखे तो बहुत ही एक अहम सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं एल&टी, जो है 3260 का स्पॉट बेसिस पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक रिकवरी आपको दिख जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत अहम है और ओवरसोल्ड होने के चलते एक रिकवरी में स्टॉक वापस 3450 से 3500 छू सकता है एक बाउंस बैक में। तो रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत बेहतरीन है। ट्रेडिंग के नजर से बाय करें क्योंकि सपोर्ट पे है। 3230 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आप ट्रेडिंग के लिहाज से 3500 तक टारगेट बना के एल&टी बाय कर सकते हैं। ठीक है, स्नेहा पोद्दार इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ओवरऑल वैसे तो हम टेक्निकल वालों से काफ़ी सारे शेयर्स ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फंडा के शेयर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज वही सिचुएशन है, बाज़ार के अंदर अच्छी गिरावट है, अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे। आप एक नाम दे सकते हैं हमें जो आपके लिस्ट में हो, जिसको आप क्रिटिकली वॉच कर रहे हो और आपको लगता है कि अब वो समय है जब इसके अंदर पोजीशंस लेनी चाहिए। एक शेयर दे दीजिए, उसी से कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। मेरी रिकमेंडेशन एसबीआई रहेगी। इस समय बेटर है लार्ज कैप्स के साथ ही स्टिक करें और एसबीआई एक बहुत अच्छी बैंक है। पीएसयू में पीएसयू थीम ऐसे भी बहुत बजिंग है, तो उसमें एसबीआई में रिकमेंड करूंगी। इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं कल, जहां हमने देखा है इसके मैंने पैड ग्रोथ अराउंड 25% रही है और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल हमें लगता है कि ये बैंक बहुत वेल प्लेस्ड है, बिकॉज जो लोन ग्रोथ है उसमें रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों ही सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस बैंक को लंबे नजरिए और शॉर्ट टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर अक्यूमुलेट करिए। हमारा शॉर्ट टर्म में टारगेट बन रहा है 925, लॉन्ग टर्म में हम 1000 से बेसिस में टारगेट प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं एसबीआई कल इसके नंबर्स भी आए, नंबर्स के बाद जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी एग्रेसिव थी। हालांकि कल बाजार का मूड पूरी तरह से ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर निशान में बाकायदा 1% ऊपर जाने में बंद हुआ है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आज ये शेयर आपको थोड़ा और मोमेंटम दिखाता हुआ आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ें, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लें। एल&टी, इसके नंबर्स ख़राब आए थे कल, इसको पनिशमेंट मिली, क्या और टूटेगा? एक बार ज़रा आप चेक करेंगे आदित्य, एल&टी और टूटेगा क्या? जल्दी से बताते जाइए। आदित्य हैं आप? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। देखिए, एल&टी में कल एक बहुत वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा रुक जाए, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे। इसमें भी मैं एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहूंगा, कंडीशनल बाय। अगर एल&टी 3380 के ऊपर जाता है तो ही बाय करे, वरना इसको अवॉइड करे। कुछ कंडीशंस के साथ है तो फिलहाल आज हम छोड़ेंगे। आज कंडीशंस का दिन ही नहीं, आज कंडीशंस नहीं लगा पाएंगे। छूटेगा तो छूटेगा, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ज़रा हेवल्स का चार्ट मैं और चेक करवा लेता हूँ। एक बार ज़रा आप चेक करेंगे मिस्टर भागवत, हेवल्स प्लस करें कि आज नहीं करें? जी आज आप हेवल्स इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो प्लस ना करें। थोड़ा पोजिशनल है शॉर्ट टर्म के लिए तो जरूर प्लस कर सकते हैं। सपोर्ट एरिया है 1640 का। चांसेस ज्यादा है कि 3-4 दिन के ट्रेडिंग में आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो 1725 या 1740 तक दिख सकता है। तो इंट्राडे के लिए क्लैरिटी नहीं है, बट पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए 1750 तक टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं हेवल्स इंडिया में। ठीक है, एक काम और करते हैं, दो नंबर्स आने जिसके बारे में सृष्टि ऑलरेडी आपको पहले भी गाइड कर चुकी हैं। और संतोष मीना, आप वो जरा दोनों को चेक कर लो, जरा दोनों के बारे में बता दो। एक है टाटा मोटर्स, दूसरा आइशर मोटर। दोनों को चेक करो। मैच खुलते ही प्लस कर सकता हूँ क्या? नंबर्स बाद में आएंगे।
यस डिम्पी, इसको पिछले 5-6 महीनों की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स के लिए रहा है। कल टाटा मोटर कमजोर बाजार में भी तेजी दिखा रहा था। हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया जरूर है 1040 के आसपास, बट मुझे लगता है क्रॉस कर सकता है। 1040 के ऊपर टिकता है तो शायद ये 1100 की ओर बढ़ेगा। इस नंबर भी अच्छा आने की उम्मीद है। नीचे इसका सपोर्ट रहेगा 1015 का। दूसरा आइसर मोटर की भी बात करें तो टू व्हीलर्स के नतीजे बहुत अच्छे, के नतीजे अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट रहेगा इसका 4470 का। ऊपर में 4700 क्रॉस करता है तो शायद आज ही आपको 4850 4900 के लेवल दिखा दे। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन हो रहा है आदित्य से। आदित्य, दो सेक्टर्स का काफ़ी बज़ है, एक तो लगातार टूट रहा है बैंकिंग और दूसरा थोड़ा बहुत पुल बैक के साइन दिखा रहा है आईटी। इन दोनों में से आज चलने का दिन किसका? आज आईटी चलेगा कि बैंक चलेगा? और अगर आईटी चलेगा तो एक शेयर बताओ, बैंक चलेगा तो फिर एक शेयर बताओ। जो चलने वाला उसका ही शेयर बताना बस, नहीं तो छोड़ दो। डिम्पी जी, मुझे लगता है कि आईटी को चूज करना चाहिए, क्योंकि आईटी में कल भी पॉजिटिव मोमेंटम था। और बैंकिंग में मुझे लगता है कि कल अच्छा दिन होगा, आज अच्छा दिन होगा। थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए तो बाय करना चाहिए। और आईटी जैसे मैंने बोला उसको प्रेफर करूंगा, तो उसमें से इन्फोसिस एक अच्छा कैंडिडेट है। उसको बाय किया जा सकता है 1439.55 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1410 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1470। ठीक है, पर इसके अलावा आज कुछ व्हीकल फाइनेंस कंपनीज पे भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का एक डाउनग्रेड आया है एम&एम फाइनेंस पे। हम कई समय से इस काउंटर को खबरों में भी देख रहे हैं, नतीजे भी कुछ इतने खास नहीं थे। आज गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग डाउनग्रेड करके अब सेल की कर दी है, और साथ ही टारगेट प्राइस भी कम करके 233 रुपीज़ का कर दिया है। पर साथ ही साथ इनको श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय के साथ 2864 के टारगेट्स दे रहे हैं। आदित्य, दोनों पे ही एक बार चार्ट चेक दीजिए, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काफी दिन से स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है, वॉलेटिलिटी है। तो श्रीराम फाइनेंस में मुझे लगता है बाय करना चाहिए 2575 पे, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2350, और टारगेट रहेंगे 2550 से लेके 2650। बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है, इसलिए मेरा मानना है कि कंडीशनल बाय ही करना चाहिए। बड़े बड़े स्विंग देखने को मिल रहे हैं इलेक्शन के मंथ में। और मुझे लगता है कि कंपेयर बोथ द स्टॉक्स में से श्रीराम फाइनेंस को चुनना चाहिए। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स भी दोनों ही काउंटर्स में से श्रीराम फाइनेंस को ही चुन रहे हैं। एम&एम फाइनेंस पे खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे अब जो डाउनग्रेड आया है, डबल डाउनग्रेड कहेंगे, रेटिंग डाउनग्रेड भी कर दिया है और साथ ही लक्ष्य भी घटाए हैं, जिसके चलते इस काउंटर पे नज़र रखनी है। एक और काउंटर है सायंट। स्नेहा, एक बार इस पे आप अपनी राय दीजिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आई है। थोड़े से कॉशियस स्टैंस इनका ज़रूर है, पर आने वाले एक साल में उन्होंने कुछ ट्रिगर्स अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट ज़रूर किए हैं। सायंट कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? देखिए, मैं चार्ट्स का तो नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैं फंडामेंटल व्यू जरूर शेयर कर सकती हूँ। इसके नंबर्स ठीक ठाक ही थे। साइंट अगर हम लंबे नजरिए की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें है ना प्रेशर दिखाई देगा, बिकॉज आउटलुक समहाउ उतना रोबस्ट नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुने तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कॉशियसनेस सुनाई देता है। तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली बना रहेगा। बट अगर लंबे अरसे की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली लेवल्स अच्छे हैं स्टॉक को अक्यूमुलेट करने। ठीक है, माफ़ कीजिएगा स्नेहा, आपसे फंडामेंटल राय ही जाननी थी। ठीक है, तो साइंट यहाँ पे नतीजों के लिहाज से आपको एक इस पे टेक ज़रूर मिला, पर आज दोनों ही पेंट काउंटर्स पे भी नज़र रखें, क्योंकि एशियन पेंट्स के नतीजे तो कमज़ोर थे ही, पर साथ ही साथ बर्जर पेंट्स में भी एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। अक्षय, एक बार ये दोनों पे ही चार्ट चेक देंगे, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, यहाँ से और कितना कमज़ोर हो सकता है? जी, पहले एशियन पेंट्स की बात करें तो नतीजे भी कमजोर थे, और चार्ट सेटअप पे आपको एक 2780 लेवल पे एक ब्रेकडाउन मिला है। अभी एक बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो है 2700। आज देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट होल्ड
पाता है कि नहीं, पर ओवरऑल चार्ट सेटअप बहुत ही खराब है, तो कम से कम थोड़ा सेटल होने दे और इसमें फिलहाल बाय की पोजीशन तो आज के लिए ना बनाए। सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं आज हमें देखना पड़ेगा। और अगर बर्जर पेंट्स की बात की जाए तो बर्जर पेंट का जो टेक्निकल सेटअप है ये भी काफी कमजोर है। 484 का प्राइस है और डाउन ट्रेंड में है, और ओवरऑल ब्रॉडर सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि 460 460 तक स्टॉक छू सकता है। ओवरसोल्ड है, पर कोई भी पुल बैक में हल्की सी पुल बैक में एग्जिट करने देखे पोजीशन 460 आया तो कंफर्ट बैठेगा बाय करने में। तो दोनों पेंट कंपनियों में फिलहाल नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर होने के चलते मैं बाय करने की राय नहीं रखूंगा। दोनों पे ही चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर है और बर्जर पेंट्स हमने कल देखा था कि अपने 500 के अहम लेवल को भी तोड़ता हुआ नजर आया था और उसके बाद करीब 20% की गिरावट थी। पर चलिए, इस बीच 9 बज चुके हैं और अब आपको बता देते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रोज की तरह 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा बीपीसीएल। यहाँ पे चौथे तिमाही के नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली 2 अनाउंसमेंट्स आए। एक तो बोनस का आया है, अगर आप 1 शेयर होल्ड करते तो आपको 1 शेयर मिलेगा, और जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है वो 21 रुपये प्रति शेयर की है, यानी कि 3.5% का डिविडेंड यील्ड रहेगा। एंड ऑफकोर्स उनके जो पियर्स हैं आईओसीएल और एचपीसीएल दोनों से ही बेटर परफॉर्मेंस किया गया है। दूसरा स्टॉक रहेगा सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे नतीजे चौथे तिमाही के तो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो FY24 को उन्होंने गाइडेंस दिया था, एडवांसेस का दिया था और एसेट क्वालिटी का दिया था, दोनों को ही जो है पछाड़ दिया और गाइडेंस को एस्टिमेट जो है एक्सीड किया गया है। तीसरा स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप में ADF फूड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है प्रोसेस्ड फूड्स को लेकर दुनिया में, और सबसे बेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू जो है उन्होंने दर्ज किया है। वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट मिक्स में इंप्रूवमेंट आई है, और जो FY25 का गाइडेंस दिया है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर 20% के ऊपर का है। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ET की रिपोर्ट आई है कि वो अपनी NBFC को स्पिन ऑफ करके मर्ज करेगी टाटा कैपिटल के साथ, जो है लिस्ट होने वाला है थोड़े ही महीनों में। अब जो याद रखिए, टाटा मोटर्स फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का है। वोडाफोन आइडिया में भी जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ किया। एक तो अप्रूवल दिया ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने का, 75,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए करेंगे, और दूसरा उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि प्रमोटर को जो है प्रेफ इशू कर सकते हैं लगभग 2,000 करोड़ रुपए के लिए। सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पे भी एक्शन देखने मिल सकता है। 450 करोड़ रुपए का राइट्स इशू है, और जो इशू प्राइस रखा है 375 रुपये का रखा है, यानी कि 25% डिस्काउंट पे। और अगर आप 3 शेयर होल्ड करते हैं इस कंपनी के तो आपको 1 राइट्स का शेयर मिलेगा, और रिकॉर्ड डेट है 15 मई का। टाटा स्टील भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो यूनियन है उनके यूके के प्लांट्स में, जो तालबोट प्लांट था वहाँ पे जो क्लोजर हो रही थी 2 फर्नेसेस, वहाँ पे यूनियन ने जो है स्ट्राइक किया है क्योंकि जॉब कट्स देखने मिल रहे हैं यूके में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। और हमारा जो 8वां स्टॉक है, बिग बोल्ड ब्रोकरेज जो कहते हैं, वो है गोल्डमैन सैक्स का, और ये M&M फाइनेंस पे आया है। उन्होंने डाउनग्रेड किया है सेल से, न्यूट्रल था पहला इनका रेटिंग। टारगेट प्राइस भी कट हुआ है 269 से 233 रुपीज़ पर शेयर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट है उसके कारण जो है स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वैल्यूएशंस का भी कंसर्न है। हमारा आखिरी स्टॉक जो हमारा सेगमेंट है खबर का, उस पर फोकस रखते हैं, और यहाँ पे खबर में फोकस रहेगा JK पेपर। यहाँ पे जो है वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं पॉली कोटेड, FBB ग्रेड और अनकोटेड बोर्ड का सेगमेंट का, और ये जो है प्राइस जो है लगभग 2,000 प्रति मेट्रिक टन जो है बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए ये मई 16 से लागू हो सकता है। अब ये प्राइस बढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि वुड और पल्प प्राइजेज है पिछले 1 महीने में 10 से 15% बढ़े हैं मंथ ऑन बेसिस पे, और ये प्रोडक्ट्स अगर कंबाइन करें तो 25 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में। और जो Q4 अर्निंग्स है वो मई 16 को भी आने वाला है। तो JK पेपर जो है आज फोकस में रहेगा खबर के दम पे। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स हैं आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। 9 के नवरत्न, और इसमें हम एक्शन देखेंगे। लेकिन 2 एक्सपर्ट हमारे और जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सुमित मूलचंदानी और कपिल शाह। सुमित जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। कपिल बताइए, आपके शेयर कौन से हैं, कहाँ पर आप लॉन्ग की या शॉर्ट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं? जी, बेसिकली कल के दिन में हमने काफी ज्यादा मार्केट में एक झुकाव नीचे की ओर देखा हुआ था, और मार्केट पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूअसली फिसलता जा रहा है। लेकिन इस 4 दिनों में मैं अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ में फोकस करता हूं तो IT सेक्टर ने अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ कहां ना कहां पे बरकरार रखी हुई है। मार्केट के साथ में उसका भी डिस्कनेक्ट हो गया है, डीकपलिंग हुई है, और गिरने के बजाय ऑलरेडी बीटन डाउन है, लेकिन अभी इसका बेस फॉर्मेशन आ रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां पे मुझे इंप्रूव होते हुए देखने मिल रही है। और जो IT के स्टॉक है वो पिछले
एक 1.5 साल के जो बेस बना था उसके बाद में ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट को अभी रिटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे वहां पे लग रहा है कि थोड़ा सा वैल्यू इमर्जेंस हो सकता है। ये मार्केट अभी मोमेंटम की ना होके मीन रिवर्जन का सेटअप यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला पिक टीसीएस का रहेगा। 3960 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है। 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 4060 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा भी है, आईटी सेक्टर से ही, क्योंकि टेक महिंद्रा में मैंने देखा हुआ है कि पिछले 1.5 साल में ये स्टॉक 5 बार फिसला हुआ है और 5 बार स्टॉक 15 से 17% फिसलने के बाद में वहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। अभी का जो लो बनाया हुआ है वो वीकली 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी है, और जो पहले का बेस था उसका वहां पे रिटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर में हमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो टेक महिंद्रा 1270 के लेवल पे यहाँ पे बाय बनता है। 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1330 के हमें टारगेट ऊपर में देखने मिल सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये आईटी स्टॉक्स पर बुलिश हैं कपिल। टीसीएस और टेक महिंद्रा दोनों शेयर रिकमेंड कर रहे हैं आपके लिए ट्रेड के लिहाज से। सुमित जी, आपके शेयर कौन से हैं सर, फटाफट जरा बताइएगा। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल ये गिरावट वाले मार्केट में जो स्टॉक्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और अपसाइड का अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, वहां पे मैं पिक करना चाहूंगा। 2 डिलीवरी पिक्स रहेगी। पहला रहेगा बजाज होल्डिंग्स। देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, वीकली पे जब आप देखेंगे तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट है, तो हमें लग रहा है कि ये अपसाइड का काफी अच्छा कैंडिडेट है। आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए करंट मार्केट प्राइस पे भी, और अगर कभी भी गिरावट मिल रही है 8380 का करंट मार्केट प्राइस है, डाउन साइड में कभी भी आपको 8000 तक भी लेवल्स मिले तो एक्यूमुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 7580 का। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 9790 और 10340 ये 2 टारगेट्स आप बना सकते हैं। दूसरा रहेगा अदानी पावर। देखिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, 575 से 580 कल के सेशन में गैप अप था, और देखिए इंट्राडे लेवल्स पे भी काफी अच्छा मोमेंटम था, डाउन साइड आया था, लेकिन फिर से ये स्टॉक ने पिक दिया। तो एक कंडीशनल मेरा यहाँ पे रहेगा, मैं वेट करूंगा कल के हाई के क्रॉस होने का। तो जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा बिल्कुल मैं यहाँ पे बाय करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 695 एंड 725। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 560 का। ठीक है, तो अडानी पावर कल इकलौता ऐसा शेयर था जो अडानी ग्रुप में से चलता हुआ शेयर दिख रहा था आपको, और ज़्यादातर शेयर्स कमज़ोर थे, इसलिए बढ़ते हुए शेयर्स के साथ ही बढ़े। बाजार खुलने में सिर्फ अभी 1 मिनट का ही समय रह गया। मोटा मोटी आपके सामने जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं उसमें 33 पॉइंट ऊपर हैं। हमने 22,000 को नहीं देखा स्क्रीन पर, अभी फ्रीज होते लेवल पे 22,000 आ जाता और टिक जाता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, 10 पॉइंट दूर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले 22,000 पहले 10-15 मिनट के अंदर मार्केट ले आए और उसके बाद अपने आप को रोक ले, तो फिर बाजार आपको चलता हुआ दिख सकता है। दूसरा, पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग आएगा ये तो बाजार के खुलने के बाद ही पता लगेगा। शुरुआती डाटा ये कहता है कि पुल बैक छोटा सा एक आना जरूर चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 47,500 है, ये तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहा है। इसकी एक्चुअली पोजीशन तो 48,000 के ऊपर ठीक होगी, तो टिल अभी 500 पॉइंट की और गुंजाइश होगी। जितना गैप खोल रहा है वो 67 ही पॉइंट्स हैं। कहाँ आप देखेंगे 47,000 के इंडेक्स के अंदर 67 पॉइंट से बस आप अपने आप को दिल से खुश कर रहे हो कि देखो हम गैप के साथ खुल रहे हैं। गैप भी क्या है, 67 पॉइंट्स होता क्या है, एक टिक में 67 पॉइंट उड़ा देगा वो। तो इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी को मैं आज फिर से क्रिटिकली वॉच करूँगा। निफ्टी का मेरे को 22,000 का आज चाहिए ही चाहिए, ना केवल 22,000 चाहिए बल्कि अगले 15 मिनट के लिए 22,000 चाहिए, तो उसके बाद मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, साथ ही बाजार भी खुलने की कर रहा है तैयारी। 7 सेकंड के बाद मार्केट खुल जाएगा और जो आज मूवमेंट दिखाएंगे शेयर वो दिखाएंगे बीपीसीएल, बजाज ऑटो, और जो कमज़ोर खुलेगा एचडीएफसी बैंक खुलेगा। शुरुआत हुई है 1100 शेयरों के साथ, अच्छी बात है। पहला टिक हरे निशान का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 72 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़ा डाउट है, बट निफ्टी उम्मीद करता हूँ कि 22,000 जल्दी आपको दिखा देगा और इसके ऊपर टिक गया तो फिर धीरे धीरे करके ये कवरिंग सेट करने का काम कर सकता है। इसके अलावा आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, जब तक ये हो नहीं आता तब तक आप इसको मेंटेन रहने दीजिए, छोड़ देंगे इसको भी, इंडाइसिस को बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं रखना आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, गैप आपको भले हरे निशान का मिला है, लेकिन ये गैप वैसा वाला गैप नहीं है कि जहाँ पर आप बिल्कुल तोड़फोड़ मचा दें, ऐसा कुछ गैप वैप नहीं है। ये 22,000 का लेवल मैंने अपनी आंखों से स्क्रीन पर देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 22,000 अगले 15 मिनट के लिए ये बना रहे। अगर ये 15-20 मिनट के लिए बना रहेगा फिर काम शुरू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। देखिए बैंक निफ्टी आ गया लाल निशान में, यही मेरी प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो डैमेज हुआ है ना, उसको ठीक करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ चाहिए बॉस, ऐसे नहीं होगा वो ठीक। खैर एनी हाउ जो भी होगा सो आगे देखते हैं। उसके अंदर आप जरा बीपीसीएल को स्क्रीन पे लेके आइए। आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में नंबर्स आए तो अच्छा रिवॉर्ड मिला, 3.5%। बजाज ऑटो 1% ऊपर है। अडानी ग्रुप में से अडानी एंटरप्राइजेज ऊपर आ चुका है। सिप्ला एसबीआई भी आज वापस ऊपर है। एसबीआई कल पूरा असर नहीं दिखा पाया, थोड़ा बहुत 1% और आपको यहाँ पे जोड़ता हुआ दिख रहा है। आज जो शेयर कमज़ोर है वो एचडीएफसी बैंक, तो ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ हो रही है कि एचडीएफसी और एसबीआई दोनों का आज बीच में डाइवर्जेंस है, दोनों में प्रॉब्लम्स है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है।
इसके अलावा एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आपको शुरुआत में आज थोड़े कमज़ोर खोलते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन अभी तक तो ख़राब नहीं हुई है। निफ्टी अभी भी आपको हरे निशान में दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो मैं मोटा मोटी आपके सामने रख रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ शुरुआत में, आज इंडिया विक्स कोइंसिडेंटली बढ़ नहीं रहा अभी तक तो नहीं बढ़ा, अभी तक तो लाल निशान दिख रहा है मेरे को उसमें 18 पॉइंट का, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन इंडिया विक्स को नीचे आना चाहिए और स्पीड से नीचे आना चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी। रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और एक HUL, ये पांचों शेयर स्क्रीन पर फटाफट से फायर कर दो ताकि वेटेज वगैरह वाली जो प्रॉब्लम है वो हमको साफ साफ पता लग जाए। LNT भी फायर करना आज, क्योंकि LNT कल टूटा था तो वो रिकवरी के अंदर कितना पार्टिसिपेट करेगा ये भी चेक हो जाएगा, और वो वेटेज वाला शेयर भी है। तो उसमें से आप देखेंगे तो 3-4 शेयर्स आपको अभी भी लाल निशान में दिख रहे हैं। जैसे इन्फोसिस नहीं चला, HDFC नहीं चला, ठीक है, TCS वगैरह भी दिखा दो, HUL तो चल रहा है, TCS भी दिखाओ एक बार, और एक LNT भी दिखाओ। तो आपने इससे आइडिया ले लिया करो कि बाज़ार के अंदर इस समय की सिचुएशन क्या है। तो थोड़ा 50-50 ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। इंडिया विक्स जैसे जैसे नीचे आएगा बाजार वैसे वैसे ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी अभी 40-50 पॉइंट ऊपर आके काम कर रहा है। देखते हैं आज पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग मिलता है। थोड़ा पुट्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज थे तो इसलिए उनके पुट्स के प्रीमियम स्पीड से टूटेंगे। कॉल्स चलेंगे नहीं चलेंगे उस पर मेरे को डाउट है थोड़ा, बट पुट के प्रीमियम टूटेंगे ऐसा मेरे को साफ साफ स्क्रीन पर दिख भी रहा है शुरुआत में ही। जरा दिखाइए निफ्टी के अलावा वाले काउंटर्स, यानी कि नेक्स्ट 50 वाले काउंटर्स, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LIC इंडिया जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो करीब 2% ऊपर है। VBL, PNB ये भी आज ऊपर है। IUC के अंदर भी करीब 1 से 1.5% का इजाफा है। ये मिड कैप 100 और स्मॉल कैप का शेयर्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी 15 मिनट के अंदर 22,000 के लेवल को निफ्टी टिकाने की कोशिश कर रहा है। जितना टिकाएगा, जितना पकाएगा उतना तेज चलाएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको दो हाथ करने पड़ सकते हैं आज फिर से, ठीक है। तो मैंने आपको एक अच्छी सिग्नल दे दिया कि आज विक्स शुरुआत में नहीं बढ़ रहा। दूसरा से अच्छा एक काम आप और कीजिएगा, अभी नहीं 5 मिनट के बाद वो जो एडवांस डिक्लाइन वाली रेशियो है वो भी दिखाइएगा। इस बीच मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 100 काउंटर्स में जो वीक काउंटर्स हैं वो कौन कौन से। डाबर नहीं चल रहा आज एशियन पेंट नहीं चल रहा, आज बजाज फिनसर्व भी नहीं चल रहा। ये शुरुआत में कुछ एक कमज़ोर काउंटर्स भी हैं। कुल मिला के वैसे एडवांस डिक्लाइन ठीक है, रेशियो ठीक है, 22,000 को हम टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे सेकंड बाद में ट्रस्ट करना, पहले ट्रस्ट करो आप निफ्टी पर। और अगर आज 22,000 टिका रहता है तो उम्मीद करते हैं कि हमारे काम आ जाएगा। एक गैप मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। गैप अगर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। हिट में आप जरा स्क्रीन पे लेके आइए, फिर सृष्टि आपको बता देंगे कि छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। ओपनिंग के सौदे भी आपका इंतजार करेंगे, फिर आप ओपनिंग के ट्रेड भी लेना। आयशर मोटर, टाटा मोटर्स दोनों आज के अर्निंग्स वाले बड़े शेयर्स हैं, दोनों पे आप जरूर आप वॉच रखना। निफ्टी का जो हीट मैप है उसमें मेजोरिटी शेयर्स आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। ये कल भी ऐसे था, कल सिर्फ एक लास्ट की लाइन थी लाल निशान में, लेकिन कल हमने कोहराम वापस से मसते हुए देखा, इसलिए शुरुआत का आंकड़ा और बीच के आंकड़ों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। आज बाजार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अगर वो कर देता है तो ट्रस्ट में आज के जो बॉटम बनाएगा वो कुछ दिनों के लिए के बॉटम भी बन सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर BPCL, NTPC, टाटा मोटर्स जैसे कुछ एक शेयर्स देख रहे हो, और जहाँ पे गिरावट है उसमें इन्फोसिस है और टाटा कंज्यूमर्स हैं। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको कमज़ोर भी दिख रहे होंगे। सृष्टि आपको बता रही हैं कि छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर ओपनिंग के सौदे भी लेंगे। निफ्टी इस बीच धीरे धीरे करके अपने आप को वापस से वीक करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी तो खैर आपको पता ही है, मैं आप क्या बोलूँ। की बात कर ले मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो वहाँ पे शुरुआत हरे निशान में ही हुई है। थोड़ी राहत की बात ज़रूर है, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि नतीजों के लिहाज से जो है रिएक्ट कर रहे हैं। पर उससे पहले आप पोल्ट्री शेयर्स पे एक बार नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ पे SKM एग में एक ज़बरदस्त तेज़ी है और साथ ही साथ वेंकीज़ इंडिया भी अच्छा उछाल दिखा रहा है। वेंकीज़ इंडिया करीब 5% तेज़ है, SKM एग प्रोडक्ट्स जो है करीब 7% ऊपर है। तो एकाएक यहाँ पे कई दिनों बाद एक अच्छा जंप हम देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स की बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स में भी आज एक अच्छा एक्शन है। कैस्ट्रॉल इंडिया भी एक अच्छा उछाल दिखा रहा है। पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में आज एक फिर से हम एक जो रीबाउंड देख रहे हैं, कुछ एक इन काउंटर्स पे भी आप नज़र रखिए। इसके अलावा कुछ जो नतीजों के लिहाज से
काउंटर्स फोकस में थे। रुशील डेकोर यहाँ पे 6% का एक कट आता हुआ दिखा है, पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे एक अच्छा उछाल है, करीब 1.5% फिलहाल अब ये मजबूत रह गया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे सुलह विन्यार्ड्स यहाँ पे CLSA ने अपनी रेटिंग अपना टारगेट प्राइस कम किया है। हालांकि स्टॉक में ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट जरूर आई है, पर M&M फाइनेंस भी आज कमजोर है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे गोल्डमैन सैक्स की, उसका एक असर हम होते हुए देख रहे हैं। कुछ और गिरने वाले शेयर्स पे भी एक बार नजर डाल ले तो एलिकॉन इंजीनियरिंग आज 8% कमजोर है। रतन इंडिया पावर आज थोड़ा गिरावट का शिकार और प्रॉफिट बुकिंग का शिकार रादर जरूर हो रहा है। वारे ग्रुप ऑफ काउंटर्स आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहे हैं। तो मोटा मोटी अभिषेक बहुत ज्यादा ना तेजी देखने को मिल रही है, ना बहुत ज्यादा गिरावट है। हाँ, लेकिन निफ्टी ने एक झटका ज़रूर दिया, ऊपरी स्तरों से नीचे आकर ये लाल निशान में फिसला भी और फिर संभलने की कोशिश हो रही है। 21,975 के आसपास के लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक आज है लाल निशान में। हालांकि बस एक अच्छी चीज़ जो बाजार में दिख रही है वो ये है कि अभी भी जो ब्रॉडर मार्केट से जो रुझान है, जो संकेत हैं, अभी वो तेज़ी के ही है। 1133 शेयर हरे निशान में है NSE पर और उसके मुकाबले 870 शेयर आज लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन ये तेज़ी इंडेक्स के फ्रंट पर कितनी टिकेगी इसको लेकर थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो बड़े वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं, आप इन्फोसिस को देख लीजिए, ये निफ्टी का टॉप लूज़र है, 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। TCS के शेयर में कमजोरी है, तो आज IT लेड हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर है। इन्फोसिस, LTI माइंट्री, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। हालांकि बैंकिंग में HDFC बैंक में शुरुआती कमजोरी से हल्की सी रिकवरी की वहां पर कोशिश हो रही है, लेकिन HDFC बैंक अभी भी 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। तो देखना होगा कि क्या सस्टेन कर पाएगा निफ्टी, एक यही कंसर्न रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर से अगर आप इसको चेक करेंगे तो करीब 50 अंक नीचे तो आ ही गया है, बिल्कुल 21,960 के आसपास एक सपाट ट्रेड हम होते हुए हम देख रहे हैं। एनर्जी वाले स्टॉक्स आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। BPCL, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां से आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस शांत शुरुआत या फिर अच्छी शुरुआत के बाद जो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, शेयरों में आपके लिए मौके कहां पर मिलेंगे, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत आदित्य आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, आदित्य हमारे साथ नहीं है, लेकिन चलिए कपिल तो हैं। कपिल आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड करेंगे? जी, बेसिकली कल हमने ऑटो सेक्टर्स में एक मूव देखा था और जो भी ऑटो सेक्टर 33 स्टॉक को ट्रैक करता है तो उसमें से 50% ऑफ स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज करके एक स्टॉक है जो 2.5% से ऊपर है। स्टॉक का एक फ्लैट पैटर्न का भी ब्रेकआउट आ रहा है, 2000 के लेवल पे चल रहा है, तो वह यहाँ पे मेरा एक ट्रेड का व्यू बनेगा पॉजिटिव साइड में। और उसके जो इमीडिएट टारगेट होंगे वो 100 रुपए की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है 2100 तक की, और नीचे में 1950 के स्टॉप लॉस रहेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, 1950 के स्टॉप लॉस के साथ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को खरीदने की सलाह है कपिल की तरफ से। यह आपके लिए एक रणनीति। सुमित जी, आपने क्या स्पॉट किया है, क्या दिखा आपके बाजार में बढ़िया? जी देखिए, सेम एस्कॉर्ट्स पे नजर था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो लास्ट 2 मिनट में भी बहुत ही अच्छा मूव आ गया। 3540 पे स्पॉट किया था, लेकिन अब स्टॉक जो है 3570 तक पहुंच गया है। तो बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, लेकिन अगर न्यू पोजीशन बना रहे तो अब रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के लिए मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 3670 तक जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक है वो बायोकॉन पे आप नजर रखिए, देखिए काफी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा था, वीकली में भी एक रीटेस्ट कैंडिडेट है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन की जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस है 303, आप इसे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 298 फॉर द टारगेट ऑफ 312 एंड 321। ठीक है, 312, 321 के लिए बायोकॉन में खरीदारी करने की सलाह है। एस्कॉर्ट्स में भी आपको बने रहने की सलाह है। एस्कॉर्ट्स से वायदा का टॉप गेनर। इस बीच निफ्टी बैंक हरे निशान में आ गया है। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, हल्की सी तेज़ी ज़रूर है 35-40 अंकों की, लेकिन हरे निशान में आकर अभी कारोबार कर रहा है। निफ्टी में फिर से लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग की कोशिश हो रही है। 22,000 के ऊपर आ गया है निफ्टी, 55 अंकों के आसपास की तेज़ी हम देख रहे हैं। और आज BPCL से अच्छा सपोर्ट है। NTPC, ITC,
हीरो मोटो कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर रौनक थी स्टॉक में, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। संतोष जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आपने क्या चुने हैं आज तेजी के लिए? यस, मेरे जो रेडार पे है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। इस स्टॉक में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी। स्टॉक 2060 2050 के लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है अगर आज बाजार से सपोर्ट मिल सकता है तो ये एक वापस से 2150 तक जाने की तैयारी में रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 2050 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 2140 2150 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 2140 और 2150 एस्ट्रल है 2079 पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड करता हुआ, इसमें आपके लिए ये रिकमेंडेशन। आईटीसी में कल हमने देखा था कि एक बड़ा कट लगा था 4.5% के आसपास का। आईटीसी में आज थोड़ी थोड़ी रिकवरी हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की। कपिल जरा चेक करेंगे आईटीसी में जो तेजी आज हो रही है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी? बेसिकली एफएमसीजी का जो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था, एक दिन का ब्रेकआउट आया, उसके बाद में रिट्रेस हुआ, आज फिर से एक मोमेंटम आ रही है जो कि हेल्दी साइन है। और आईटीसी ने भी अपना जो बेस लेवल था काफी टाइम पहले का 425 के लेवल का, वहां पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। और वहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेज का जो कॉम्प्रेशन हम कहते हैं कि हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। सेलिंग क्लाइमेक्स हो जाने के बाद में पूछे कि रिकवरी तो मुझे ऊपर में आ रही है, तो जो कल का लो है 425 वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन सकता है फॉर अपसाइड ट्रेड। और ऊपर में जो मैं देखता हूँ तो उसके स्टॉक के टारगेट कहाँ पे 442 से 445 तक बन सकते हैं। धीरे धीरे करके बाजार अपने आप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ही अलाउ नहीं करने दे रहा। इंडिया विक्स के अंदर अभी भी आपको करीब 0.5% के आसपास की बढ़त दिख रही होगी। थोड़ा और आराम से कॉन्फिडेंटली काम कीजिएगा। बाजार को शेक करने का अभी भी मौका है, ऐसा नहीं कि शेक नहीं कर सकता, शेक कर सकता है थोड़ा बहुत। आप मैं वेटेज वाले शेयर आपको गिनवा देता हूँ, जैसे कि मेरे को रिलायंस के अंदर आज का जो मूव दिख रहा है ये शायद टिकाने वाला मूव है। एक और चीज़, अगर आज आईटी नहीं चल रहा ना तो आज बैंक निफ्टी के चलने के चांसेस का एक रास्ता आपको खोलेगा। देखो ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ चल नहीं सकते, दोनों ही बाजार का हिस्सा है। कई बार क्या होता है ना, चर्निंग के लिहाज से ये कई एक शेयर को ऊपर एक शेयर को थोड़ा नीचे करके रखते हैं, ऐसा है। अब करें क्या, ठीक, ये पॉइंट है नोटिस करने वाला। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे मेरी आज नज़र है, बट बैंक निफ्टी के लिए जब तक मैं फ्यूचर्स पे और कैश में दोनों पे ही 47,800 या फिर 48,000 नहीं देख लूँगा, मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल उतना नहीं ऊंचा नहीं आएगा। एक और चीज़, अब जरा आप दिखाइए एडवांस और डिक्लाइन F&O वाले शेयर्स की, वहाँ पे रेशो 1:2 होनी ही चाहिए। अगर वो रेशो 1:2 नहीं है तो फिर से आपको शक की निगाह से आज मार्केट को देखना होगा, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेशो अच्छी है, 1:3 है, इनफैक्ट 4 भी बोलूँगा, 120 शेयरों से ऊपर ही है ये, ठीक। तो ये अच्छा साइन है, एक गुड साइन है कि मार्केट के अंदर रिकवरी का एक पॉइंट आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ जो मेरे को आज नोटिस हो रही है कि अगर आप वैसे देखें ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से, जैसे निफ्टी 50 के काउंटर्स देखेंगे तो 36 शेयर बढ़ रहे हैं, कल मेजॉरिटी हिस्सा वीक था, ठीक। एक और चीज़ दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर भी 9 शेयर बढ़ रहे हैं और वीक है, ठीक। तो जो वीक है उसमें HDFC की रिकवरी सिर्फ आ जाए ना तो ट्रस्ट में आज में आप 48,000 देख लोगे। सिर्फ एक HDFC की इधर आने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो आज अपनी बैंक निफ्टी के नीचे HDFC को लगा के रखो, जितनी स्पीड से रिकवरी करेगा उतना ही बैंक निफ्टी को और स्ट्रेंथ आएगी। बैंक निफ्टी सिर्फ इस पे अपनी नज़र गड़ा के बैठा है, अदरवाइज़ उसने अपना जो काम करना है शुरुआत का वो काफ़ी हद तक करता हुआ दिख भी रहा है। तो ये एक पॉइंट है जो आज नोटिस हो रहा है। आइए मैं फटाफट से कुछ F&O के शेयर्स के बारे में पता कर लेता हूँ और मेहमानों से समझ लेते हैं कि कहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, उनमें कैसे ट्रेड लिया जाए। BPCL तो नंबर्स का इम्पैक्ट है, छोड़ रहा हूँ 1 मिनट के लिए मैं इसको। शेयर्स मेरे को मिल रहे हैं बट वॉल्यूम वाले नहीं मिल रहे। ABB मिला है, 1.25% ऊपर है। फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना बॉस, हाँ ABB की। ABB एक बार चेक करना सुमित जी, शेयर ठीक है। मेरे को स्विंग ट्रेड का बेनिफिट लेना है बस, और कुछ नहीं। देखिए, पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहाँ पे बिल्कुल अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए 6890। अब जब तक लोअर टाइम फ्रेम का सवाल है, देखिए बिल्कुल एक कल का जो लो था काफी अच्छा बाउंस दिया और करंट जो कैंडल है वो भी फॉर्मेशन अच्छी है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं फॉर इंटरडे मूव ओनली। स्टॉप लॉस रहेगा 7035 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 7280 का। देखिए 22,000 के ऊपर टिकाते ही मार्केट ने धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ा और ऑलमोस्ट शतक लगाने को तैयार हो रहा है। निफ्टी अभी करीब 94 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ बाजार जितना गिरा उसके लिए 100 पॉइंट की रिकवरी कोई रिकवरी नहीं है।
कम से कम मार्केट को 500 पॉइंट की रिकवरी दिखानी पड़ेगी, तब तो मैं रिकवरी को मानेंगे हम कि रिकवरी भी है। ठीक है, ये मैं फिर से आपको बार बार चेता रहा हूँ कि इंडिया विक्स अभी भी गिरा नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है इंडिया विक्स की आंखों के सामने हो रहा है। आप इसको गिराओ, इसको ना इग्नोर नहीं मार सकते आप। यही मेन कल्प्रिट भी, कहीं ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस पे टकरा के फिर वापस नीचे आ जाएं। तो ये थोड़ा सावधानी रखने की इस समय ज़रूरत है। आप खुश होइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय का पूर्ण रूप से होने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें भी और ठीक होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए जो भी इंट्राडे काम कर रहे हैं वो इंट्राडे ही अप्रोच अभी फ़िलहाल तो भी रखें। आ जाता हूँ मैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पर आज शुरुआती डाटा थोड़ा ख़राब बन रहा है। मैं शॉर्ट्स वाले शेयर्स भी लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पे शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। उसमें एक शेयर मेरे को दिख रहा है PFC का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कराएगा ना कपिल जी? एक बार जरा चेक करना PFC। जी, PFC का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, और जो लास्ट वीक का जो पिक बनाया था तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसके जो प्रीवियस पिक था, यानी डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन आ रहा है, और वो फॉर्मेशन होने के बाद में जो आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो भी आपका ब्रीच हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, आपका सपोर्ट लेवल वीक है, और पिछले 4 एक दिनों की जो इसने रेंज बना के रखी थी तो वो भी यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। तो एक नेगेटिव साइन तो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक प्राइस का जो नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो कुछ 398 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में ये स्टॉक और भी करेक्ट कर सकता है 400 के लेवल की ओर। ठीक है, हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत। और इंडेक्सिस पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रहती है, टेक्निकल्स के मास्टर्स हैं वो। तो इसलिए रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप बहुत ही टाइमली जुड़े हैं। इनफैक्ट मैं कल से ही आपको याद कर रहा था, तो रोहित भाई से एक बार बात होगी थोड़ा हमको क्लैरिटी आ जाएगी। रोहित जी, 2 हिस्से हैं, मैं दोनों के लिए पूछ लेता हूँ एक साथ ही आपसे। पहला, जिनके पास पोजीशन है और उनकी पोजीशन फंस गई है ऊपर के रेट पे, अब मैं लेवल्स तो नहीं बता सकता, मान के चलिए वो फंसे हुए हैं, एक तो उनको क्या करना चाहिए? क्या अभी एवरेज करने का समय है या सिर्फ जो पोजीशंस ले रखे उसी को लेके बैठे? दूसरे लोग हैं जिनके पास पोजीशंस नहीं थी, वो वेट कर रहे थे बाजार नीचे आए, बाजार आ गया नीचे, अभी क्या लेने का समय है या अभी भी रुकना चाहिए? तो सबसे पहले जवाब ये देते हैं कि ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 जो मेजर बॉटम्स हैं, क्योंकि हमने जनवरी से जो बिहेवियर देखा है, जो बाजार का पैटर्न रहा है, वो ये रहा है कि धीरे धीरे ऊंचाइयों तो छुई है, बट हर बार सेल ऑफ आया, और हर बार जब सेल ऑफ आया तो जो बॉटम्स बने हैं वो हायर बॉटम्स बने हैं, तो नीचे के बॉटम्स नहीं बने। तो अगर हम लोग जनवरी एंड में भी देखें, करीब 21,100 पे था, फिर मार्च तक हम लोग 21,700 के आसपास आ गए, और अप्रैल में हमने बॉटम बना 21,777, और आज उसके ऊपर है हम लोग 21,950 के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो यह 930 आई थिंक 32 तक लो बना है। तो ये जो, अगर ये सब बॉटम्स को मैं अगर जोड़ देता हूँ एक ट्रेंड लाइन से, जनवरी से लेके अप्रैल का, तो वो लाइन पे ही आज बाजार रुका है। तो क्या यहाँ बॉटम हो जाएगा? ये चीज हम लोग शाम तक अपने नजर में रखेंगे, और अगर बाजार कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है तो मैं ये मानूंगा कि यस, यहाँ पे एक बार बाजार रुक गया है और शायद वापस ऊपर की तरफ चल सकता है। तो ये फिर यहाँ पे जो बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं वो क्या इधर एड अप कर सकते हैं, ऐसा मौका बनेगा, बट ये कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ फिर से गिरावट नहीं हो रही है। नीचे में फिर से भी अगर गिरता है तो जो अप्रैल का लो है, तब तक हम लोग ये चीज मेंटेन करेंगे कि ये एक पुल बैक ही है, विच इज 21,777। तो 21,777 का जब तक लो नहीं तोड़ रहा है, तब तक ये मानेंगे कि ये गिरावट पुल बैक है और वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो जितने उसके नंबर के पास आती है उतना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल होता है। अच्छा, वो लेवल अगर टूट गया तो जरूर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम लोग कहेंगे कि एक बार तो निकल जाना बेहतर है, कि कहीं ना कहीं यहाँ से और 400-500 पॉइंट ना निकल जाए। सो ये सेटअप है, ये ट्रेड सेटअप है जो ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि बाजार पॉजिटिव यहाँ से होता है कि नहीं, पूरा दिन देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो डिप इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट इसमें रोटेशन का ध्यान रखें, क्योंकि क्या हो रहा है कि पिछले 4 महीनों में ये अप डाउन जिगजैग मूवमेंट में हर बार कुछ सेक्टर्स हैं जो ज्यादा गिरते हैं और दूसरे हैं जो ज्यादा बढ़ते हैं उसके बाद। तो बीच में PSUs चल गए, PSUs में बार बार करेक्शन आ रहा है और अभी शायद थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहे हैं।
वैसे ही हम लोग जैसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें भी काफी वीकनेस रिसेंटली देखी है। क्या ये करेक्शन हो गया तो उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट जहां पे स्ट्रेंथ वापस नजर आने लग गई है, तो पिछले 6 दिनों का अगर हम लोग डिक्लाइन देखेंगे तो उसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 2 सेक्टर्स में दिख रहा है, एक तो ऑटो स्टॉक्स में और दूसरा एफएमसीजी में। तो ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हो गए जहां पे इन्वेस्टर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ले लें, क्योंकि फॉल में वो ज्यादा गिर नहीं रहे। तो एक आध दिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ से 50-60 पॉइंट गिरता भी है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स, रोटेशन को ध्यान रखते हुए। ये नहीं कि जो चीज पहले चल रही थी वो जरूरी आज भी चलते जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं करेक्शन है, इवेंचुअली दे विल गो अप, बट इफ आई हैव टू टाइम इट तो ये थोड़ा सेक्टर रोटेशन को ध्यान रखते हुए पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। यहाँ सेक्टर रोटेशन तो हम आज भी देख रहे हैं। आज फिर से एक बार ऑटोज जो हैं अपना लीड ले रहे हैं। नमस्कार रोहित, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बस अब आपने बताया कि आज की क्लोजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी और 21,777 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ट्रैक करने के लिए। पर रोहित, अब जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी है। उसके चलते कुछ कंसर्न्स फिर से वापस आ रहे हैं कि क्या फिर से, क्योंकि कोविड के समय में भी हमने एक इतना ज़बरदस्त जंप देखा था इंडिया विक्स में और फिर मार्केट्स धाराशायी हुए थे। तो इंडिया विक्स की चाल आप किस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं और उस इंडेक्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या थोड़ा सा फेयर इंडेक्स और बढ़ सकता है? और प्री इलेक्शन रैली पे आपका क्या कहना है? तो प्री इलेक्शन रैली का सेटअप पूरा तब होगा, जैसे मैंने बोला, अगर एक बार यहाँ बॉटम 21,777 के आसपास एक बार बॉटम एस्टेब्लिश हो जाए तो प्री इलेक्शन रैली की स्थिति बन जाएगी। अब विक्स की जब बात करते हैं तो पिछले दोनों जो इलेक्शंस थे इसके पहले भी विक्स में हमने काफी बढ़ावत देखी, स्पेशली 1 मंथ प्रायर टू इलेक्शन रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले से धीरे धीरे विक्स बढ़ता गया। तो पहले 18, 20, 22 तक गया और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स के 4 दिन पहले 28 तक भी पहुंच गया था। 2014 में 35 तक भी पहुंच गया था। तो काफी समय ऐसे लग रहा था अप्रैल में कि इस बार बढ़ नहीं रहा है और आखिर अब बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजल्ट्स के पहले पहले 24 तक तो पहुंचने की उम्मीद है। तो विक्स जो है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्शन के आउटकम को लेके जो वॉलेटिलिटी आती है उसको मार्केट प्राइस इन करता है। ऑप्शन सेलर जो हैं वो सस्ते में क्यों बेचेंगे, उनको जो रिस्क लग रहा है, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो ज्यादा भाव में बेचेंगे। और वही चीज आपको विक्स में फिर नजर आती है कि प्राइसिंग जो है रिस्क के हिसाब से, कि उस दिन अगर बाजार 5-6% ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उस चीज के हिसाब से विक्स बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है पिछले इलेक्शंस के ही हिसाब से 24 या 25 के रेंज में मिनिमम आ सकता है। ठीक है रोहित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, अभिषेक बोल रहा हूँ। थोड़ी रिकवरी हम देख रहे हैं आज लोअर लेवल से। कौन से लेवल के ऊपर जाकर हम ये सोचेंगे कि निफ्टी अब सेफ हो गया, वो कौन सा लेवल होगा? और दूसरी चीज, शॉर्ट वाले कौन से लेवल तक एक्टिव रहें, कहां तक उनके लिए मौके बन सकते हैं इस उछाल पर भी? तो कट ऑफ पॉइंट में मंदोडियों के लिए बोलूंगा करीब 22,204 के आसपास। ये इंट्राडे चार्ट पे आवरली मूविंग एवरेजेस हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जाने की कोशिश 2 बार की पिछले 5 दिनों में और फेल हो गया। तो ये एवरेज एक बार क्रॉस हो जाता है तो जरूर हम लोग सोच सकते हैं कि शायद नीचे का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे बेसिस पे भी बदल गया है। पर जैसे मैंने बोला, अगर वो भी नहीं होता है, एंड ऑफ द डे हम लोग देखेंगे अगर बाजार संभल के पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज इटसेल्फ अ गुड साइन। मगर अगर हम लोग को इंतजार करना है कि कोई लेवल निकले, तो इंट्राडे मूविंग एवरेज जो है मैंने बताया 22,204 के आसपास, उसके ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है, सो दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही बारीकी के साथ ये चार्ट का पूरा विश्लेषण करने के लिए और गाइड करने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है। 22,000 के ऊपर जाकर निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो वहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी है 70 अंकों के आसपास की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से आगे लौट के आए हैं। इसके अलावा फार्मा में कुछ स्टॉक्स आज सपोर्ट देने का काम बाजार को कर रहे हैं। आईटीसी, नेस्ले, HUL, एशियन पेंट्स, हीरो मोटो, ये खपत वाले तमाम ये शेयर हैं जहां पर आज आपको तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा सन फार्मा और
एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, कुछ और शेयर हैं जहां से आज बाजार के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन अब नतीजों की जरा बातचीत हम कर रहे थे, तो अगर हम एसबीआई के नतीजों की बात करें, Q4 नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। कल हमने नतीजे मार्केट आवर्स के दौरान ही आते हुए देखे। नतीजों के बाद शेयर चढ़ा था, फिर लाल निशान में गया, फिर से रिकवरी दी, तो वहां पर हमने तेजी देखी थी एसबीआई के शेयर में। लेकिन नतीजों के लिए बड़े ट्रिगर क्या रहे हैं एसबीआई के, और आगे के लिए एसबीआई की योजनाएं क्या हैं, ये ज़रा समझते हैं। और इन सब पर ख़ास बातचीत की है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आइए सुनते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड प्रॉफिट पेश किया है और उसका क्या कारण है, उसके लिए हमारे पास बातचीत करने के लिए चेयरमैन दिनेश खारा जी हैं। खारा जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यह है कि इस नेट प्रॉफिट में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जहां तक नेट प्रॉफिट का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा जो लोन बुक ग्रो किया है, लोन बुक का ग्रोथ है तकरीबन 15%, और साथ ही साथ हमारा जो ईल्ड ऑन एडवांसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि हमारा ईल्ड ऑन एडवांसेस तकरीबन 9% के करीब पहुंच गया है। और हम लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज में हमने जो अपना जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम पॉसिबल हमने इंक्रीज होने दिया है। और साथ ही साथ हम अपनी क्वालिटी ऑफ लोन बुक के लेकर हम बहुत ही सतर्क हैं, तो इस कारण से हम लोगों को प्रोविजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसके अलावा जो हमारे फी अर्निंग की पोटेंशियल था वो भी हमने पूरा इसमें हमने पूरा एक्सप्लॉइट किया है। तो इस कारण से जो है, इन सभी कारणों से हमारा जो प्रॉफिट है वो इस लेवल पर पहुंच पाया है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा डिपॉजिट्स को लेकर। 11% की करीब ग्रोथ आपकी इस बार रही है। यहां पर आपको लगता है कि आगे जाके भी थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लोन ग्रोथ तो लगातार अच्छी चल रही है, लेकिन डिपॉजिट जुटाना थोड़ा सा कष्ट हो रहा है बाकी बैंकों को भी। आपका क्या नजरिया है? नहीं, उसमें ऐसा है कि डिपॉजिट के अलावा हम लोगों के पास जो हमारा एक्सेस SLR है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट अबाउट 3.7 ट्रिलियन के करीब है। तो इस कारण से हमारे को जो है उसके चलते भी हमारे को लिक्विडिटी की ऐसी कोई चैलेंज नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो है हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम डिपॉजिट्स के ऊपर शार्प फोकस रखें। पूरी की पूरी 22,500 ब्रांचेस के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम अधिकाधिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकें। और पिछले गत वर्षों में, गत एक साल में हमने अपने करंट अकाउंट जो कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एसोसिएशंस के माध्यम से हम खोलते हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल फोकस किया है। 40 से अधिक हमारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट हमने पूरे कंट्री में आइडेंटिफाई करके यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, उन सभी जगह पर हमने 40 से अधिक जो है ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट खोले हैं, जिनके माध्यम से हमारा करंट अकाउंट का जो कि हमारे को जो गवर्नमेंट का एक जो नया बिजनेस उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था, जस्ट इन टाइम फंडिंग, उस कारण से जो हमारा गवर्नमेंट डिपॉजिट का लॉस था उसको हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं करंट अकाउंट में। आपने बोला आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहते हैं, उसके लिए किस तरीके के प्रयास स्टेट बैंक करेगा? उसमें एक तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, और उसके चलते अभी हम लोगों का जो प्रॉफिट पर एम्प्लॉय है वो तकरीबन आज 25 से 26 लाख रुपए के करीब हो गया है, जो कि एक स्टेज में 5 लाख रुपए के करीब हुआ करता था तकरीबन 2020 में। तो और साथ ही साथ बिजनेस पर एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिजनेस पर एम्प्लॉय भी इसी तरह से बढ़ा है। तो ये बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन है कि हमारे एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसके चलते हम लोगों का इनकम अगर इम्प्रूव हो रहा है तो ये हमें सर्टेनली हमारे कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कम करने में मदद करेगा। तो हम इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। एक सवाल आपका मेरे से होगा योनो 2.0 को लेकर। आप काफी दिनों से उस पर काम कर रहे हैं, कब तक वो फ्लोर पे आने की संभावना है, कौन से नए प्रोडक्ट्स होंगे? और साथ ही एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ दूं कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों पर एक्शन दिया है टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन आप 3 से 4 साल पहले से इस पर काम करना शुरू कर दिए। तो आपको लगता है कि जब इस तरीके के एक्शंस देखते हैं कि एसबीआई इज इन सेफ स्पेस? बिल्कुल, आप इस विषय में निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम इस विषय में काफ़ी सतर्क हैं, और हम जो है ऑन गोइंग बेसिस हम अपने रेगुलेटर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पालन करते हैं,
और उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली उसका उनका पालन करते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक योनो 2 का सवाल है, योनो 2.0 एक हमारी कोशिश है कि वो एक डिजिटल बैंक होगा जो कि बैंक के अंदर ही होगा और इसके माध्यम से हमारी इसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी काफ़ी अधिक होगी। इसको मॉड्यूलर वे में हम लोग बना रहे हैं स्ट्रक्चर। जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, उसमें हमारी कोशिश है कि हाइपर पर्सनलाइजेशन हम ऑफर कर सकें और इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम एक एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का वो इम्प्रूव करना चाहते हैं योनो 2.0 के माध्यम से। और जहाँ तक अर्ली जो इसका देखने को एक्सपीरियंस जो होगा, हमारी आशा है कि हम जुलाई तक जो है इसमें से जो फर्स्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो हम ऑफर कर पाएंगे। तो वो एक अर्ली एक्सपीरियंस होगा हमारे ग्राहकों के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो ये एसबीआई के चेयरपर्सन थे जो बात अपनी यहाँ पे रखते थे। पोस्ट नंबर्स हमारे संवाददाता अंकुर के साथ। 100 पॉइंट की बढ़त आपको इस समय निफ्टी पे दिख रही होगी। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट, करीब 125 पॉइंट 150 पॉइंट की बढ़त अभी आपको बैंक निफ्टी पे दिख रही है। ये 47,800 को जितनी स्पीड से पार करेगा उतना बेहतर, और उसका फिर 48,000 ले आए तो फिर कहना ही क्या। आज का दिन फिर बैंक निफ्टी भी अपने आप को हीलिंग यानी कि ठीक करता हुआ दिखेगा। थोड़ी देर पहले आप रोहित श्रीवास्तव को भी सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि 22,200 का लेवल आज में आना चाहिए, और मेरी भी नज़र वही है कि 22,200 आज में आ गया तो फिर कम से कम एक नियर बाय का बॉटम बन जाएगा आपका। आगे बढ़े, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आए हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। अजीत सर, गुड मॉर्निंग। आज तो थोड़ा शुरुआत अच्छी हुई है, अभी तक बाजार खुले हुए आधा घंटा हो चुका है, कहीं ऐसा कुछ डैमेज तो नहीं लग रहा। जरा देख के बताइए सर, कौन सा है आपका ट्रेड, कौन सा ऑप्शंस का चैंपियन आज बता रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी यस, देखिए कल के सेशन के बाद जिस तरीके से कारनेज हुआ, निफ्टी ने अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किए। आज थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर है, बट इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि हम डे एंड पे कहाँ बंद होते हैं और सस्टेनेबिलिटी कितनी आती है। तो अभी मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके से करेक्शन आया है, थोड़ा सा टोन नेगेटिव साइड पे रहेगा, हायर लेवल से प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग स्टॉक्स आप देख रहे हैं, साथ साथ कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी रखिए। और बजाज फाइनेंस जहाँ पे कि एक क्लियर कट नेगेटिव टोन चलता आ रहा है पिछले करीब 5-6 महीनों से, वहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि ये जो रिस्पाइट आज आप देख रहे हैं, ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तो थ्रू पुट ऑप्शन बेसिकली आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 67 की पुट जो करीब 185-87 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं और करीब 148 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 275 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो आप एक पुट प्लस करवाने हैं आप पे फिर से। सर मैं तो ये सोच रहा था कि कोई कॉल लेके आएंगे लेकिन आप लेके आए पुट बजाज फाइनेंस की 6700। ठीक है, नकारा नहीं जा सकता, और समय ऐसा ही होता है जब एक तरफा हो जाए ना सारा कुछ तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो बाजार के अंदर दोनों फोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो मार्केट का देखने और करने का, ट्रेड करने का मजा है। बजाज फाइनेंस की पुट है 6700 के, वापस वीकनेस आ सकती है, इसलिए 187 पे आप लेंगे तो आपको 275 तक का टारगेट मिलेगा। 148 का स्टॉप लॉस है, प्रॉफिट लिखा 11,000, लॉस लिखा 4,500, रिस्क और ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। अजीत मिश्रा का ट्रेड बजाज फाइनेंस, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला देते हैं। 10 में से 9 लोग घाटा इसलिए बना पाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीज़ों से आप छोड़ दो, आपका एफ&ओ ठीक होने लगेगा। फिर आपसे सौदा ही नहीं होगा, क्योंकि लिवरेज होगी नहीं तो आपके पास ट्रेड नहीं होगा। जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कट के बाहर चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ आपको रिग्रेसली फॉलो करोगे तो फिर आपसे एफ&ओ में गलती होगी ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ें। अब जरा एक दो ट्रेड और चेक करवा लेते हैं। अगर मैं वैसे अडानी ग्रुप के अलावा कुछ अंबानी ग्रुप के शेयर्स, माफ़ कीजिए, अडानी ग्रुप के शेयर्स को भी चेक कर रहा था। अडानी पावर तो हमको सुबह सुबह मिल गया था। अडानी पोर्ट्स भी ठीक लग रहा है 1250 के रेट के आसपास। एक बार जरा चेक करेंगे सुमित जी। अडानी पोर्ट्स 1% ऊपर है 1250। डिम्पी जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो जो 1272 का जो लेवल था वहां पे एक कल ही ब्रेकडाउन आया हुआ है, तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आया हुआ था जो एक नेगेटिव साइन है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 1284। तो अगर किसी को अपनी लॉन्ग पोजीशन बनानी है देन वेट, अदरवाइज मेरे लिए ये अभी भी एक शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। अपसाइड को मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा फॉर द सेलिंग प्रेशर।
ठीक है, ये आपके लिए व्यू अडानी पोर्ट के शेयर पर। लेकिन पीएनबी ने भी चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे जारी किए हैं और अगर हम कंपनी के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 150% की ग्रोथ दिखी है, यानी कि मुनाफा हो गया है 2.5 गुना। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है और नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नंबर्स में है एडवांसेस ग्रोथ जो रही है वो इस साल के लिए आपके गाइडेंस के नीचे रही है और हमने डिपॉजिट में भी थोड़ी सी कमजोरी देखी है। आप जरा ये बताइए कि एडवांसेस में कमी के पीछे की वजह क्या रही, और क्योंकि आप तीसरी तिमाही तक तो बिल्कुल लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, देखिए हमारी जो गाइडेंस थी वो 12 से 13% के बीच में थी क्रेडिट की। अगर आप देखें जून फर्स्ट क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में ये लगभग 13 से ऊपर ही थी, तो गाइडेंस तो सही थी। बट ये जो 11.40 आई है परसेंटेज, ये है कि लास्ट ईयर 22-23 के लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में वी हैव डन सम बल्क डील, उसकी वजह से ये रेशो डाउन हुआ। और ये अभी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये 11 से 12% के बीच में दे रहे हैं, विच इज इजिली अचीवेबल बिकॉज आवर फोकस विल बी ऑन दी रैम साइड पे होगा। रैम का अगर परसेंटेज देखें आज की डेट में तो लगभग ये हमारा 55% है, तो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं 60% 2-3 साल के अंदर। और 24-25 का जो टारगेट होगा हमारा रैम का वो लगभग 57% का होगा और 43% कॉर्पोरेट का होगा। ओके, नमस्कार अतुल जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर आपकी गाइडेंस की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 की जो आपने एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो वित्तीय वर्ष 2024 से कम है। क्या यहाँ पे आप कोई चैलेंजेस देख रहे हैं ग्रोथ के लिए? वित्तीय वर्ष 25 की बात करें तो कोई रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको लग रहा है कि प्ले हो सकते हैं नंबर्स में? कोई चैलेंज ऐसा नहीं है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का, तो फोकस जैसे मैंने बताया आपको रैम में होगा, तो रैम में डिमांड है। रूरल एरिया में भी आजकल बहुत डिमांड है, टायर 2 टायर 3 सिटी में भी बहुत डिमांड है, और बैंक की 10,000 ब्रांचें हैं ऑल ओवर इंडिया में। और आप अगर ग्रोथ देखें 11.40 ग्रोथ थी आपकी क्रेडिट में, बट हाउसिंग लोन में जो ग्रोथ है वो 14% से ज्यादा है। इवन जो है व्हीकल लोन में ग्रोथ है वो 25% से ज्यादा है। तो ग्रोथ रिटेल में काफी अच्छी है आपका ऑल ओवर दी कंट्री। और 11 से 12% की जो हम ये दे रहे हैं ये ग्रोथ इजीली अचीवेबल होगी, क्योंकि बड़ा बैंक है और कॉर्पोरेट में भी हम फाइनेंस करते हैं। और कॉर्पोरेट इज आल्सो वन ऑफ द एरिया ऑफ आवर फोकस कि जहाँ पे कोई अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे तो हम उनको फाइनेंस करते हैं। अतुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप टाइम निकाल रहे हैं पोस्ट नंबर्स बातचीत करने के लिए। मैं आपके एसेट क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। आपको पता ही आपकी बैलेंस शीट्स के बारे में मेरे को हर जगह तो ठीक दिखा, लेकिन अभी आपके जो 2 कोर एरिया जिसके लिए पीएनबी टिपिकली जाना भी जाता है वो एग्री बैंकिंग के लिए और एमएसएमई के लिए, वहाँ पे दोनों पे ही आपके ग्रॉस एनपीएस जो हैं वो अभी भी थोड़ा कंसर्न है, थोड़े बड़े हुए हैं। इन दोनों सेगमेंट्स पे आपके एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस कैसे ठीक होंगे सर? देखिए ये जो है अभी आप रेशो की अगर देखें तो ये अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हम आ गए। नेट एनपीए में हमारा ग्रॉस एनपीए 5.73 में है, और जो ये गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर की 5 से नीचे आएगा। सिमिलरली नेट एनपीए जो है 0.73 है, ये 0.50 से नीचे आएगा। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के बारे में, ये क्या है, लेगेसी इशू था हमारा कि एग्रीकल्चर में ज्यादा है। हमने जो पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा काम किया कि हाउ टू इम्प्रूव दी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड ऑफ दी न्यू फाइनेंसिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करा जाए। मैं आपको एक डाटा दूंगा जो हम एवरी मंथ मॉनिटर करते हैं, 1 जुलाई 20 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक की जो हम नई अंडरराइटिंग कर रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रही है। इस लगभग जो है आपका 3.5 साल से ज्यादा का जो डाटा है, इसमें अगर आप देखें तो हमने लगभग 7.87 ट्रिलियन का हमने जो है फ्रेश सैंक्शन किया है। उसमें जो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो 7.10 ट्रिलियन की डिसबर्समेंट की है, और उसके अगेंस्ट जो आउटस्टैंडिंग है मार्च 24 में ये 5.53 ट्रिलियन है। तो इसमें अगर आप देखें तो एनपीए केवल जो है 1775 करोड़ मात्र है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग का 0.25% आता है। तो इसमें मैं सेगमेंट भी अगर आपको
देता हूं कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर में जो नई अंडर राइटिंग में 0.38% केवल जो है एनपीए है, और अगर आप देखें तो रिटेल में ये 0.21 है और एमएसएमई में 1.42 है। तो नई अंडर राइटिंग जो हो रही है उसमें स्लिपेज बहुत कम है। जो एग्रीकल्चर में जो एनपीए ओवरऑल है वो पुराने अकाउंटों में थे, तो नए में वी आर वेरी कॉशियस। जी अतुल जी, अगर आपके कॉर्पोरेट बुक की बात करें तो ये 43% है, और अब जबकि आरबीआई अपना ड्राफ्ट सर्कुलर लेकर आया है, आपका इंटरनल असेसमेंट क्या कहता है और इस कैटेगरी के अंदर आपकी कितनी % लोन बुक उसके अंदर जा सकती है, और हम प्रोविजनिंग पर इसका कितना इंपैक्ट देखेंगे सर, ये जरा बता दीजिए आप। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि ये भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस है। ये जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी है ड्राफ्ट 3 मई 2024 को, ये एक तरीके से कंसल्टेटिव पेपर के रूप में है, जिसमें उन्होंने सभी स्टेक होल्डर, बैंक हुए या जो है आपके कॉर्पोरेट कस्टमर हुए, उन सबके व्यू मांगे हैं जो 15 जून तक देने हैं। तो मेरे ख्याल से जो है हमको वेट करना चाहिए कि फाइनल गाइडलाइंस में क्या होगा, जो 15 जून के बाद आएंगे। 15 जून तक तो टाइम मांगा है, तो इसमें कोई ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है। मैं तो आपको केवल ये कहना चाहता हूं इसमें कि जो भी फाइनल गाइडलाइंस आएंगी, आज बैंक की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, हमको कोई उसमें दिक्कत दिखाई नहीं देती है प्रोवाइड करने में जो भी नए फाइनल गाइडलाइंस आएंगी। ओके अनाथल जी, हमारा आखिरी सवाल आपकी कॉर्पोरेट बुक को लेकर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ जो है जो रीसेंट बदलाव हैं या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसे लेकर, तो क्या यहाँ से आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी कॉर्पोरेट बुक में कोई चेंज होगा या फिर थोड़ी सी स्लो डाउन आ सकती है? क्या वहाँ पे कोई ऐसे अंदेशा है? नहीं, ये ऐसा स्लो डाउन का इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ा बैंक है देश का। हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। वो तो हमने बताया कि हम थोड़ा रिटेल पे भी फोकस करना चाहते हैं ज़्यादा, तो 60% का वो रेशो होगा आपका रैम का और 40% का होगा। बट अगर ये डिमांड ज़्यादा होती है किसी वजह से कॉर्पोरेट में, तो हम उसको देखेंगे कि वहाँ पे उस टाइम अगर ये रेशो चेंज करने के लिए भी जरूरत होगी तो हम उसको जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग एरिया है बैंक का। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और बातचीत की और हमसे ये बताया कि हाँ कहाँ पे एसेट क्वालिटी आपकी जो ख़राब है उसको कैसे ठीक करेंगे, और नंबर्स पे अपनी राय रखी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुमित मूलचंदानी, कपिल शाह, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बाज़ार की रिकवरी अच्छी है आज, अभी तक पौना 1 घंटा हो चुका, पौना 1 घंटा, उसके बीच में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। इंडिया विक्स भी थोड़ा लाल निशान में आ चुका है, ½ % नीचे है, लेकिन छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज इसी एरिया के आसपास, थोड़ा वो पार कर लेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। 47,800 कम से कम आज बैंक निफ्टी का चाहिए ही चाहिए। 48,000 दिखे तो और अच्छा है, और बैंक निफ्टी के हिसाब से 22,200 तो चाहिए ही चाहिए। एक काम करते हैं, पहले ज़रा सुमित जी से पता कर लेता हूँ। सुमित जी, ये आज की जो ओपनिंग हुई है, जो तेज़ी दिख रही है, ट्रस्ट वर्दी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है कहीं भी? तो डिम्पी जी, रिकवरी अच्छी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 22,080 का जो एक लेवल है माइट भी रेजिस्टेंस का काम करे, लेकिन देखिए अभी काफी अच्छी कैंडल फॉर्मेशन है, बस ये सस्टेन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो रहा है तो हमें लग रहा है कि 22,180 से 200 का जो लेवल है ये अचीव हो सकता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो वेडनेसडे के सेशन में हमने यही जो लेवल था वो हमने एज अ सपोर्ट का बात बोला था, और उसके बाद हमने 300 पॉइंट्स के डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन की थी जो अचीव हो गई। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,200 का रहेगा। 22,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो। अदरवाइज 22,200 के करीबन अगर आ रहा है तो इंटरडे लेवल पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और फिर वेट कीजिए कि न्यू लेवल सस्टेन हो तो ही हम फ्रेश बाइंग करें। ठीक है, 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हम ऑलमोस्ट 47,800 के करीब पहुंच रहे हैं, और 47,800 पहुंचते मेरे को भी एक लेवल की सांस ज़रूर आएगी कि मार्केट के अंदर देखिए अच्छा काम किया और यहाँ तक रिकवरी लेके आया है, और उसका फिर 48,000 आ जाए तो मैं बोलूँगा आज का दिन का काम बन जाएगा। आज की जो बैंक निफ्टी की जो रिकवरी होगी उसी पे ही डाउट है, निफ्टी पे मेरे को ज़्यादा डाउट नहीं है, मेरे को बैंक निफ्टी पे ज़्यादा डाउट है। उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वो सिग्नल देगा आपको कि मैं बॉटम बना रहा हूँ कि नहीं। कपिल से और काम कर लेते हैं। कपिल, मार्केट खुलने के बाद कोई और सौदा आपने नोटिस किया हो? जी, बेसिकली जो सुबह हमने एक ओपनिंग कॉल्स में एंड्योरेंस का कॉल दिया हुआ था तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 7% से ऊपर है,
और जो 2100 का टारगेट था तो ऑलमोस्ट 2085 का इसने हाई बनाया हुआ है, तो ये एक अच्छा ट्रैक्शन में हमें देखने मिल रहा है और भी इसकी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन इंट्राडे में ऑलरेडी 4% का गेन हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और जो दूसरा स्टॉक मैं यहाँ पे रडार में रखा हूँ, आईटी स्टॉक्स इतने पॉजिटिव में ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन टेक महिंद्रा पे मेरा भरोसा अभी भी कायम है। यहाँ पे इस स्टॉक में बिल्कुल से ट्रैक्शन मिलना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक है वो मैं एक सन टीवी पे फोकस करना चाहूंगा। मीडिया स्टॉक बिटन डाउन स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा है। कल के फॉलिंग सेशन में भी इसने अच्छा होल्ड करके रखा हुआ था और आज बुलिश फॉलोअप साइन देखने मिल रहा है। तो 655 के स्टॉपर्स के साथ में ये स्टॉक ऊपर में मूव कर सकता है। 680 690 के टारगेट देखने मिल सकते हैं इसमें। तो ये आपने हमको ट्रेड और बता दिया, इस पे ध्यान रखने वाला होगा। खैर इस बीच में आपको बता दूं, बैंक निफ्टी 47,800 के करीब पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। अभी 770-72 का लेवल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बैंक निफ्टी की रिकवरी और फास्ट होनी चाहिए। जितना ये टूटा है उससे तो अभी तो कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ। मैं आपको ट्रस्ट में अभी तो कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ। रिकवरी के नाम पर भी कम से कम 500 से 600 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे बैंक निफ्टी को। इसको सिर्फ मैं रिकवरी ही बोलूँगा, तेज़ी तो फिर बात की बात आएगी। तो देखते हैं अभी और कितना मजबूत होता है। HDFC बैंक आपको मैं नोटिस करा दूं, अभी भी लाल निशान में है। इकलौता यही ऐसा बैंक है जो भी थोड़ा प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। 10 बज चुकी है। इक्विटी